Hello, hello, mic check, check one. Hello. आप सभी उपस्थित शिक्षकगण, प्रिंसिपल्स और जितने भी लोग एलएमए के यहाँ उपस्थित हैं, आज की पैनल डिस्कशन में एलएमए की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। मैं रेनू चौधरी, जनरल मैनेजर, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, और आज का जो हमारा डिस्कशन है कि एनईपी 2022 जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें हाई टेक्नोलॉजी को सेकेंडरी स्कूल्स में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उन हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे आगे शिक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले थ्रू एआई। ऑल्सो एआई का आजकल बहुत चलन है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में भी है, बट एआई के दोनों ही पहलू हैं, एक सही और एक गलत। हम उसको किस तरीके से आगे अपनी शिक्षा में इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट्स है। तो मिस्टर ए माथुर, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के, वो यहाँ पर डाइस पर हैं। डॉक्टर धीरज मल्होत्रा, प्रिंसिपल ऑफ कुंवर ग्लोबल स्कूल, बहुत ही प्रतिष्ठित प्रिंसिपल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड भी इनको सम्मानित हैं। डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, ट्रिपल आईटी लखनऊ। विवेक Miss Lekha Vajpayee, she is coming from Mumbai for this particular program. आज इसी के लिए ये मुंबई से आई हैं. She is CTO, Chief Technical Officer, Aspire for her मुंबई. और हमारे साथ आज विष्णुकांत पांडे जी, ASPD, जो कि माध्यमिक शिक्षा से ही हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कंचन वर्मा जी, आई थिंक शी इज़ कमिंग, वो थोड़ी देर में आते हैं। तब तक हम आज का अपना ये पैनल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं ए माथुर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं दो शब्द बता दूं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन एक संस्था है जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से संबंधित है। ये लखनऊ चैप्टर है और हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में सेमिनार, वर्कशॉप्स और ख़ास तौर पर पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ पर हम कार्यक्रम करते रहते हैं सभी क्षेत्रों में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित हमने कुछ विषय लिए हैं जिस पे 4 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर, और उसमें अनेक शिक्षक और स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। इनका पर्पस ये है कि इस इम्पॉर्टेंट पॉलिसी का काम तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है और हम लोग उतना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम अवेयरनेस जनरेट करने का काम कर रहे हैं और इस तरह कुछ विशेषज्ञों को, सब्जेक्ट के जो भी विशेषज्ञ हैं उनको एकत्रित करके इस पर ये प्रोग्राम्स होते हैं। और इसका उद्देश्य भी है कि इन विशेषज्ञों की कुछ बिंदुओं पर जो सुझाव होते हैं वो हम डॉक्यूमेंट करके और गवर्नमेंट को भी भेजते हैं,
जिससे अगर कोई विचार नीति में सम्मिलित हो सकें तो वो देख लिए जाते हैं। तो पिछला जो कार्यक्रम हुआ था वो एक परिचर्चा थी, लर्निंग आउटकम्स कैसे इम्प्रूव हों। विभिन्न विषयों पर जो पढ़ाया जाता है उसका जो परिणाम है कैसे अच्छा हो, और वो एक बड़ी अच्छी परिचर्चा रही। और उसमें एक सुझाव आया था शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कि जो इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उनको स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी कुछ ऐसे करिकुलम में इंक्लूड किया जाए उनको, जिससे कि सिर्फ लर्निंग आउटकम्स ही नहीं इम्प्रूव होंगे बल्कि एक नया स्किल बच्चों में डेवलप होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम बनाया और इसमें 3 बहुत बड़े इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ मौजूद हैं। अभी रेणु चौधरी ने उनके बारे में बताया, और एक आईटी के प्रोफेसर हैं आईआईएम लखनऊ में, एक IIIT के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दीपक सिंह, ये IIIT में प्रोफेसर हैं आईटी के, और ये बॉम्बे से ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में आई हुई हैं एस्पायर की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर लेखा वाजपेयी जी, और इनका बहुत बड़ा अनुभव है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में भी, और अब एक नॉन प्रॉफिट है एस्पायर, उसमें ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ये अब प्रदीप जी नहीं आए अभी, अच्छा प्रदीप जी आप ही के विभाग के सेकेंडरी विभाग में कार्यरत हैं, और जो भी इसमें करिकुलम के बारे में सुझाव होंगे तो उनको ये आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। डीजी महोदया कंचन वर्मा जी अभी मुख्य सचिव के यहाँ कुछ काम में बिज़ी हैं और उन्होंने कहलवाया है कि वो बाद में ज्वाइन कर लेंगी। ये असल में बहुत कीन है और इन्होंने बहुत रुचि ली पूरे इन प्रोग्राम्स में, और इसलिए आज इनका आना था, लेकिन अब वो व्यस्तताएं हैं। तो खैर जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो रिकॉर्ड हो रही हैं। आप लोग जो भी सवाल पूछें या कोई सुझाव हो, कोई बात हो, तो ये माइक्रोफोन हैं वो पास ऑन कर दीजिएगा, तो उसमें ये रिकॉर्ड होगा और इसकी जो प्रोसीडिंग्स बनेंगी तो वो जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनको दी जाएंगी और वो ज़रूरी समझेंगे तो आप लोगों से भी उसमें सलाह लेंगे। तो अब मेरे ख़्याल से हम लोग डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा, जैसा मैंने बताया कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड टीचर हैं और प्रिंसिपल हैं कुंवर ग्लोबल स्कूल, यहाँ पर एक बड़ा सेकेंडरी स्कूल है, तो उसमें पढ़ाते भी हैं और आईटी पर बच्चों के लिए क्या होना चाहिए इसके बारे में कुछ आईटी पे उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, अनेक किताबें लिखी हैं और इस सब्जेक्ट पर भी उनका काम है। तो ये इसको पैनल को मॉडरेट करेंगे और पहले ये विषय को इंट्रोड्यूस करेंगे और ओपनिंग रिमार्क्स में उसके बाद डिस्कशन होगा और फिर आप कंक्लूड भी करेंगे और फाइनली अगर उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, बल्कि क्वेश्चंस पहले ले लें कंक्लूड करने से पहले। आपके जो भी सवाल हैं वो आप तैयार रखिए, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है करिकुलम, ये टीचर्स के लिए भी है। जब तक टीचर्स को नहीं आगा मालूम होगा तो फिर स्टूडेंट्स को फिर कैसे होगा। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर धीरज मेहरोत्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब।
सभी को नमस्कार। मैं जैसा सर ने बताया, मैं धीरज मल्होत्रा, मैं स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ जो देवा रोड पे है, कुंवर्स ग्लोबल स्कूल। इसके साथ साथ मैं कंप्यूटर टीचर रहा हूँ और जब से कंप्यूटर साइंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका ले ली है, अब तब से मैं पढ़ा भी रहा था बच्चों को और अभी मैंने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं। जैसे आपने सुना होगा यूडमी एक प्लेटफॉर्म है, उस पर करीब मेरे 500 कोर्सेज हैं एज एन इंस्ट्रक्टर। और मैं कोशिश करता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक नया वाक्य या प्रणाली है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कोडिंग जैसे आप लोग सुनते हैं, ये भी एक तरह से कंप्यूटर लर्निंग और कंप्यूटर यूसेज की एक नई शब्दावली है। आज हम लोग साथ हुए हैं तो किसी कारण से, ये कारण है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपने क्लास के इंटरैक्शन प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि ये सीमित ना हो जाए कंप्यूटर टीचर द्वारा, बल्कि हर सब्जेक्ट हम टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाएं। हिंदी पढ़ाएं, फिज़िक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, उसको हम कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट करके कैसे पढ़ाएं। आपने देखा होगा कि अब तो समय आ गया है कि रोबोट्स क्लास में आ गए हैं, रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, और अगर टीचर लोग रोबोट से स्मार्ट नहीं होंगे तो हो सकता है कि वो हमें रिप्लेस कर दें। सो एक कारण ये भी है कि हमें विद द मार्च ऑफ टाइम टेक्नो ओरिएंटेड होना होगा, टेक्नो ग्रूम्ड होना होगा। सिर्फ MS वर्ड पे टाइप करके या ईमेल और फेसबुक पे कुछ लगा के करने से ही कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा हमारे लाइफ में। हमको उसको इंटीग्रेट करना होगा कि कैसे हम चैट जीपीटी का प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से अच्छे शब्दावली में समझा सकते हैं। आज वो अंग्रेजी तक लिमिट नहीं है उसकी, वो हिंदी और संस्कृत में भी जवाब देगा। और साथ ही साथ हमको देखना है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मान लीजिए 100 शब्दों का हमने उसको कुछ एक एक्सप्लेनेशन दिया, ये टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है कि वो 100 शब्दों का ही वो 20 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बना देगा। आप उसमें ऐसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे अपने चैट जीपीटी पे कि भाई ये हमारे 100 वर्ड्स हैं, और उसके नीचे लिख देंगे प्रिपेयर 25 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस ऑन दैट मैटर। तो वो उसी 100 शब्दों में आपको 10 प्रश्न विथ 4 ऑप्शंस एंड द राइट ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको जरा दिमाग वो भी नहीं करना कि भाई हम कौन बनाए, टाइम नहीं है। ऐसे ही आप 200 प्रश्न बना सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर, और बच्चों को एक उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा सकते हैं। साथ ही साथ आज हमारे साथ कुछ, जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी को इनवाइट करूँगा। इनका हम जो प्रश्न कोशिश करेंगे कि इसको एक्सप्लेनेटिव रखें और अच्छे से हम समझा पाएँ। आपका IIM लखनऊ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हु बेस्ट बेटर देन हिम कैन एक्सप्लेन। तो सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है? सम्मानीय सभासदों, चूँकि मैं IIM में हूँ, इसलिए आप लोगों के एक्सपीरियंस से मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ, राइट। तो आई डोंट नो कि क्या मैं यहाँ बैठने लायक हूँ कि नहीं। आप कहोगे कि ये तो हमारी तरह से कभी रहा ही नहीं, इसने कभी हमारी परेशानियाँ नहीं देखी, नहीं समझी। लेकिन एक चीज़ तो मैं जानता हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ और अपने टीचरों को आज भी याद करता हूँ जिन्होंने 8th क्लास में मुझे यूनिटरी मेथड पढ़ाया था। वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं उनको जीवन पर्यंत नहीं भूलूँगा। और आजकल देखता हूँ कि मैंने कभी भी अपने टीचरों को कभी एक थैंक यू नोट नहीं लिखा अपने जीवन काल में, लेकिन जब मुझे खुद थैंक यू नोट मिला
30 जून 2014 को एक मिला और एक पहली तारीख को मिला, तो कितना अच्छा महसूस होता है ये आप सभी जानते होंगे। जब आपको आपके पढ़ाए हुए जब IAS और PCS बन जाते हैं, राइट, तो आपको कैसा लगता है। तो एक चीज़ तो थी कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और बहुत तेज़ी से घटित हो रहा है, और वही अब हुआ है। पिछले 1.5 वर्ष में इंटरनेट तो था, सन 95 से था इंटरनेट, राइट। इंटरनेट को हम सब टीचर लोग इस्तेमाल करते थे अपनी अपनी सुविधा अनुसार। अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, उसकी ट्रेनिंग है नहीं है, DOE ACC ने बहुत पहले शुरू कर दिया था, A लेवल, O लेवल, B लेवल। फिर आया पेंडेमिक, उसमें चाहे हम जाने चाहे ना जाने सबको उन्होंने एक मिनिमम वैक्सीनेशन तो हो गया सबका, मतलब वो वैक्सीनेशन वो वाला नहीं, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का वैक्सीनेशन सबको हो गया। हर व्यक्ति, या तो मेरे 77 साल के वो 83 साल के पिताजी जो अब नहीं रहे, वो भी उससे हमको वीडियो कॉल कर पाते थे। जब उनको हुआ था कोविड तो भी कर पाते थे, उसके बाद ठीक हुए तो भी कर पाते थे। हम में से सब, कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति चाहे किस भी पद पे हो, और कोई भी स्टूडेंट चाहे वो नर्सरी क्लास का हो, उसको आ तो गया है, टेक्नोलॉजी का आभास तो हो गया है। अच्छा, एक सर जो आपने कहा कि रोबोट पढ़ाएंगे, वो डर की बात दिमाग से निकाल दीजिए। हमारी आवश्यकता हमेशा ही रहेगी, साथ में रोबोट खड़ा होकर पढ़ाएगा, वो बात ठीक है, वो हमारा असिस्टेंट बनेगा। टेक्नोलॉजी कभी भी हमें रिप्लेस नहीं करेगी। जब कंप्यूटर आया था, मुझे याद है जब सन 83 में जब मैं पढ़ने गया था इंजीनियरिंग करने, तो कंप्यूटर आया था, क्लास प्रोजेक्ट था, प्रोफेसर वी राजारमन जी जो ISC बैंगलोर में थे, वो स्कूल के प्रिंसिपल्स की क्लास ले रहे थे। सन कब की बात है ये, 75-77 की। वो पढ़ा रहे थे प्रिंसिपल्स को कंप्यूटर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, राइट। प्रोफेसर राजारमन जी ने समझाया था। उस समय भी वही चैलेंज था। उसके बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट को यूज़ करने का चैलेंज था हम सबको। मैं तब IIT दिल्ली में था जब इंटरनेट आया, हमको 1 फीट दूर रखा जाता था इंटरनेट वाले कंप्यूटर से। हमारे सीनियर्स कहते थे अभी टच मत करो, ये PhD वाले लोग यूज़ करेंगे, आप MTech वाले दूर रहो। अब वही अभी भी हो रहा है। एक तो है संसाधनों की कमी। अब यहाँ उपस्थित जितने लोग, उसमें सबसे यंग कौन है, सबसे कम उम्र का कोई भी हो, यंगेस्ट हो, उससे मैं 1-2 सवाल पूछूंगा कि आपको तकनीकी में कोई दिक्कत या कुछ आ रही, कोई भी, आप लोग जानते होंगे कौन सबसे यंग है। हाँ जी, आप कब से हैं शिक्षा में? 6 साल। 6 साल से कोई कम है? 6 साल से हूँ। 6 साल से कम कोई है? कोई नहीं है। आप बताओ आपका अनुभव क्या रहा पैंडेमिक? और उधर भी हैं 6 साल से भी कम है। आपका नंबर गया, उधर आ गया नंबर। मैम आपका कितना है? You are asking experience. How many? हाँ, शिक्षा में, टीचिंग में 1 year. अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप अपना अनुभव बताएंगी? आप तो पेंडेमिक के बाद की एज की हैं। टीचिंग में आप तकनीक को कैसे इस्तेमाल करती हैं? कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं? मैम सर एक्चुअली हम एज अ टीचर नहीं पढ़ाते हैं. आई वर्क एट द डिपार्टमेंट. सो हमारी संस्था है convgenius.ai. दैट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो चैटबॉट्स के थ्रू डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है. बहुत बढ़िया. आपको अपने जैसे ना अपनी ब्राइड, वो अपनी ट्राइब बढ़ानी है. जी सर. बहुत सारे लोगों को बनाना है, और ये सारे जो आपसे जो 4-4, 6 साल या 15-15 साल बड़े हैं, उनको हेल्प करनी है. और सबसे सीनियर मोस्ट सर आप हैं क्या? आप LMA के मेंबर हैं. सबसे सीनियर कौन है एजुकेशन में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा साल दिए? मैम आप? हाँ बताइए सर, कितने वर्ष? अरे वाह, 40 ईयर्स. मेरे तो केवल 23 साल हैं, और उससे पहले 14 साल में इंडस्ट्री में थे. 45 लीजिए, आपका भी नंबर गया. मैम का नंबर आया. मैम आप बताइए कि पेंडेमिक से पहले जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी और उसके बाद यूज़ करती थी, उसमें कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन तो बहुत आया. हर दिन एक परिवर्तित दिन है. मैं टेक्नोलॉजी को एक मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मानती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा श्रेष्ठता नहीं देती, क्योंकि आज के इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के हिसाब से हमारी जो प्रोग्रेसिव लर्निंग है वो पीछे से ला करके आगे बढ़ रही है. और हमारे वेदों, ज्ञान, विज्ञान में हर चीज़ में ओरैलिटी थी. हमारी एंशंट नॉलेज हमको कैसे मिली? टेक्नोलॉजी से नहीं, ओरैलिटी से.
और ओरैलिटी कैसे अब हम क्लास में यूज़ करें जिसमें बच्चों का माध्यम इंटरेस्टिंग हो और बच्चे ज़्यादा समझें। और वो कैसे होगा? नाट्यशाला से। हम लोगों ने अभी एक नाट्यशाला का वर्कशॉप और थिएटर करा था जिसमें मैडम गुलाब देवी वाज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने कहा कि ये एक पेडागॉजी नाट्यशाला एक शिक्षा प्रणाली में जुड़ना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से। ऑल्दो NEP ने बहुत सारे तत्व ऐसे लिए जो एंशिएंट टाइम्स में थे, लेकिन उनको न्यू मीन्स में एक्सप्रेस करने का ज़रिया रखा, और हमारी प्राइड ऑफ द नेशन उसी से बढ़ रही है। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारी मशीन कपड़ा सिलने में है। और मशीन जो है वो हर मैकेनिकल तरीके से चलती है। मैकेनिक्स सीखना आसान काम है, लेकिन क्रिएटिविटी इनोवेशन सीखना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। और इस वजह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में अगर कोई पेडागॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नाट्यशास्त्र। और क्यों? क्योंकि बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो करता है उसको कॉन्फिडेंस आता है स्टेज पे। कम्युनिकेशन स्किल्स जो एक बहुत बड़ा दायरा है हमारे शिक्षा विभाग का, उसमें काफ़ी आपको सक्सेस मिलता है। थैंक यू मैम। जस्ट दो चीज़ें, एक तो हम सबको टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, हमें उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो यूज़ कर रहे हैं। ये समस्या हमारे संस्थान में भी है, स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके द्वारा। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप उनको सही राह नहीं दिखा पाएंगे। तो एक तो हमें जानना है, अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स नहीं करना है इनको। मैडम ने कहा नाट्यशास्त्र वो ज़रूर है, सारा जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा था वो सब ये मैकेनिकल सिंक्स सब चीज़ें डाइजेस्ट कर चुकी हैं। अब आप उनके सामने बैठ के सवाल पूछिए, जैसे सर ने कहा प्रॉम्प्टिंग, तो वो आपको उत्तर देंगे। तो इसको अच्छी तरह एज ए टूल की तरह यूज़ करिए। जैसे कैलकुलेटर आ गए, हम उसके बिना तो स्टूडेंट को मना नहीं करते, तो उसको साथ में यूज़ करते हैं। एक है कि खुद को सीखना पड़ेगा और उसको यूज़ करके, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जितने भी AI टूल्स हैं वो कभी कभी गलत आउटपुट भी प्रोड्यूस करते हैं। सर ने कहा कि वो आउटपुट दे देगा, आपको प्रश्न चिन्ह बना के दे देगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसे कि वो सही है कि नहीं। इसलिए हम लोगों का कभी भी रोबोट कभी हमारा रिप्लेसमेंट बन ही नहीं सकते। तो ये तो चिंता अपने दिमाग से निकाल दीजिए और धीरे धीरे सीखते रहिए, सो दैट हम राह दिखा सकें। हम लोग भी ये प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके, सर्टेनली बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़े लोगों में। Now I'll move to Deepak Kumar Singh ji. He represents Triple IIT as an assistant professor there. आपसे मेरा प्रश्न ये है कि टेक्नोलॉजी आने के बाद से बच्चों में इंगेजमेंट और मोटिवेशन का जो एक लैकिंग पॉइंट है, बिकॉज टीचर्स को वो समझते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं आता। सो देयर इज़ अ डिजिटल डिवाइड। हमें पूरा भरोसा है कि आज आप लोग के जाने के बाद आप लोग प्रयत्न करेंगे कि हमें क्लासरूम में विन विन स्थिति पानी है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी है। साथ ही साथ हमें ये मान के चलना होगा कि www इज़ नॉट वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ वॉट एवर, वेन एवर, वेयर एवर। इट इज़ योर टूल फॉर लर्निंग एंड टूल फॉर सक्सेस। सो मैं निवेदन करूंगा दीपक जी से, थोड़ा आप अपनी भूमिका दें इसमें। बिल्कुल सही कहा, एक डिजिटल डिवाइड या फिर एक बीच में गैप आ गया है, जिसको हम लोग मिलेनियल्स कहते हैं, 2000 के बाद जो जन्म लिए हैं, बल्कि आजकल तो जेन जी भी आ गया है। तो उनसे और हमारे में एक डिजिटल डिवाइड है जो मैंने महसूस किया है। मैं SCERT के साथ काम करता हूँ, मैंने काफ़ी दिन तक माध्यमिक शिक्षा में कंसल्टेंसी भी दी है, तो मैं एसोसिएटेड रहा हूँ टीचर से। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं खुद एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ।
तो मुझे अभी भी वो फील होता है कि हाँ, वो टीचर का डर, वो टीचर के काम करने का तरीका, वो थोड़ा सा है वैसा। प्रॉब्लम बल्कि प्रॉब्लम नहीं कहें, कहाँ पे चेंज हुआ है वो अगर देखें, पहले स्टूडेंट्स के पास, हम लोग के पास दो मेन इश्यूज या दो पार्ट में हम लोग डिवाइडेड थे, फैमिली और स्कूल। घर वाले कहते थे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है, और स्कूल वाले कहते थे घर पे क्यों नहीं पढ़ के आया। अभी मेरा तो छोटा एक 4 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी यही कहती कि इसके पापा मम्मी इसको पढ़ाते नहीं है, पक्का इसका पापा अनपढ़ होगा। कई बार उसने सोचा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले था फैमिली और स्कूल, अब है फैमिली, स्कूल और मोबाइल। अब हमारी पूरी दुनिया में एक नया आयाम ऐड हो गया है, स्कूल, फैमिली और मोबाइल। अब आप ये कहेंगे कि मोबाइल तो घर पे ही है, ऐसा नहीं है। मोबाइल घर पे है और मोबाइल की याददाश्त या मोबाइल का थॉट प्रोसेस स्टूडेंट के पास क्लास में है। आप जो उसको पढ़ाते हैं वो कहता है अच्छा रुको मैं सर्च करके देखूंगा। आपने उससे बोला कि देखो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, कहेगा सचिन तेंदुलकर। भाई उसके पास तो डेटा है, डेटा बल्कि डेटा नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन है आपसे शायद हम लोग से ज़्यादा। मैं अपनों को भी यूज करूं तो शायद हम लोग से ज़्यादा। तो जो सर कह रहे हैं कि एक डिजिटल डिवाइड आया है, वो मिलेनियल हमारे साइड नहीं आएगा। ये मैं घर पे अपनी वाइफ को भी समझाता हूँ, अपने मेरे फादर और मतलब ऑब्वियसली फादर और 4 साल का बेटा है, तो वो कहता मोबाइल दो, वो कहते नहीं देंगे। हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, हम तो वैसे ही जी लिए। कहते हैं तुम बोर नहीं होते थे। मेरा बेटा अपने हरदम मेरे पापा से पूछता है तुम लोग बोर नहीं होते थे, तुम लोग करते क्या थे इतने टाइम, मोबाइल नहीं था तो, टीवी नहीं था तो मैं वहाँ पे ये हरदम समझाता हूँ कि हाँ वो लोग हमारे डोमेन में नहीं आएंगे, हमको ज़्यादा समझदार बन के उनके डोमेन में जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि एनईपी की बात हुई, एनईपी में एक सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा, हम लोग बहुत उस पर, इनफैक्ट IIIT वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। उसमें ये है, उसमें कहा गया है कि स्किल्स को आप स्टूडेंट में स्किल डालिए। नॉलेज एक अलग चीज़ है, विद्या से ज़्यादा विधा की उन्होंने पुश करने को कहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के यहाँ फर्स्ट ईयर का अगर स्टूडेंट छोड़ जाता है तो भी वो कोडिंग कर पाएगा, वो नौकरी पा जाएगा। अगर हमारे यहाँ 4 साल के कोर्स में स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में किसी वजह से छोड़ देता है फैमिली इश्यूज के, तो उसको नौकरी मिल जाएगा। वैसे ही ये मोबाइल हो सकता है कि हमें वो दिन दिखाए कि हमारे छोटे बच्चे 10th 12th में, जो कि US में अभी भी होता है, कुछ ऐसा सीख लें कि वो 11th 12th के बाद 1 साल नौकरी कर लें या 6 महीना इंटर्नशिप कर लें। अभी ये टफ है, अभी हम ये नहीं सोच सकते कि 10th के बाद इंटर्नशिप करेगा, लेकिन क्या हम उनके डोमेन में जाके ये कर सकते हैं कि ये जो मोबाइल है वो बहुत बेकार की चीज़ नहीं है, इससे तुम कुछ ढंग का सीख भी सकते हो, कुछ ऐसा सीख सकते हो, कोई एक छोटी सर बीच में थोड़ा सा इंटरवीट कर रहे हैं, सॉरी वेरी सॉरी। ये किसी की गाड़ी बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे खड़ी हो गई है कि डायरेक्टर साहब शासन में मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, जिसकी मैं अपनी बात ख़त्म ही कर रहा था। मैं ये कह रहा था सिंपल सी बात कि वो लोग, हम लोग चाहे कितना भी प्रेशराइज कर लें, वो मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। उनको आदत हो गई है आजकल हर चीज़ क्विक वाले सर्व करने की, तो हमें उनके डोमेन में जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अब चूँकि मोबाइल आ गया है, तीसरा आयाम बन गया है, उसको यूज करके हम उनको कोई स्किल सिखा सकें तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद दीपक जी। हाँ प्लीज़। जब ये कार्यक्रम हमने बनाया था तो उसमें सोचा ये था कि करिकुलम में स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, लेकिन यहाँ जो विशेषज्ञों का मानना ये है कि टीचर्स के करिकुलम में क्या हो। शायद यही बात हो रही है, क्योंकि जब तक टीचर्स नहीं जानेंगे तो बच्चे क्या जानेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका जो आउटकम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्कूल्स का क्या करिकुलम हो, मतलब स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाए तो टीचर्स अपने आप पढ़ लेंगे। क्यों सर? तो मेरे ख्याल से इसका जो फोकस होना चाहिए जो पैनलिस्ट का, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सेकंड राउंड में ये बताएं कि करिकुलम में क्या लिखा जाए। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट था। कौन सी गाड़ी नंबर है? 7378 गाड़ी। तो चलिए मॉडरेटर साहब अपनी गाड़ी हटाने गए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बीच में हम अपने अगले पैनलिस्ट जो हैं
मिस वाजपेयी जी को इनवाइट कर लेते हैं कि वो अपने विचार इसमें रखें। प्लीज़ आप लोगों के पास जो अटेंडेंस शीट है उसको आगे फॉरवर्ड करते जाइए सो दैट कि वो आगे मूव होती रही। एक अटेंडेंस शीट होगी। हेलो, नमस्कार सब लोग। मैंने इतनी सब बातें सुनी यहाँ पे आके, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि वो मैडम वहाँ पे जो 1 साल की गैप है, हाँ हम लोग और बहुत कुछ और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ऐसा हमको कभी नहीं समझना चाहिए कि टीचर्स के पास कोई गैप है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। हाँ, स्टूडेंट्स ज़रूर मोबाइल फ़ोन पे एक्सपोज्ड हैं, इंटरनेट से एक्सपोज्ड हैं, तो टीचर्स भी तो मोबाइल फ़ोन पे एक्सपोज्ड हैं, वो भी इंटरनेट से एक्सपोज्ड है। वो अगर स्टूडेंट ने कोई वर्ड बोला, टीचर इतना स्मार्ट तो होता है कि वो भी गूगल करके निकाल दे कि आपने क्या जो तुमने वर्ड पूछा इसका मतलब ये है, और मुझे ये समझ में आता है उसका। एंड जो टीचर समझेगा वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझेगा, और जो स्टूडेंट समझेगा उस वर्ड का, वो उसका एकदम प्रॉपर मीनिंग ही ले पाएगा, उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या है वो नहीं कर पाएगा। तो जो रेलेवेंस है, अब हमको ये देखना है कि कैसे हम ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करके कैसे हम आगे उसको और प्रमोट कर सकते हैं, हम और आगे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे प्रोफेसर गुप्ता ने बोला कि जो गैप है बीच में, या फिर और भी सबने बोला कहीं गैप है, तो वो नहीं है। हमको ये पक्का करना है कि गैप नहीं है। एवरीबडी हियर इज़ capable of browsing on the internet, getting the word. I'm sorry अगर मैं आप किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो मैं हिंदी में ही वापस बात करूँगी। तो ब्राउज कर सकते हैं आप नेट पे और उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है, बस आपकी माइंडसेट का चेंज अगर कोई नहीं करता है तो इट इज़ ओनली अ माइंडसेट चेंज। मतलब हमको अपने दिमाग से देखना है कि एंड मैं कहती हूँ ये सब टीचर्स में है, बिकॉज कोई टीचर ये नहीं समझना चाहते कि आई एम lower than in knowledge from the student. In fact, the teacher is providing knowledge to the student, so they have that ability to get more information, and information is available free everywhere. With the World Wide Web availability, information is available. और जैसे प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, जॉब्स का खतरा नहीं सोचना चाहिए हमको, किसी भी हालत में हमको नहीं सोचना चाहिए। जॉब्स, AI, टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी आया था, मैं भी इनके ही एज की हूँ, मेरे बाल काले हैं मगर इनके ही एज के हूँ, तो जब टेक्नोलॉजी आया था और टेक्नोलॉजी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में एंट्री लिया, तो तभी भी उससे बहुत फियर था कि ये मेरा जॉब ले जाएगा, अब मेरे पास जॉब नहीं रहेगा। मगर ह्यूमन माइंड कैसा बना हुआ है कि अगर हमको ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमको खोजना है कि क्या हम और चीज़ नया कर सकते हैं। तो वही अब हमारा AI रेवोल्यूशन आ गया है, तो हमको ये खोजना है कि क्या हम और AI में कर सकते हैं, और हमको AI एज अ टॉपिक थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंडिंग और करना पड़ेगा, और उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो मेरा एक पॉइंट था इसमें कि इसका AI का खाली टीचर्स में नहीं, स्टूडेंट्स में नहीं, एवरीवेयर। द प्रॉब्लम इज़ खाली 96%, इनफैक्ट खाली 17% AI टैलेंट अवेलेबल है। Demand is 96% in the industry, and I am coming from the industry, so I can tell you इतना डिमांड है इंडस्ट्री का। तो आप जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो स्टूडेंट्स आगे जाके बड़े बड़े कंपनीज़ में CEOs बनेंगे, और US में भी जाके CEOs बनेंगे। आजकल तो इंडिया का नाम सब जगह एकदम शाइन कर रहा है। तो वो स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट देंगे कि आपने उनको ये सब पढ़ाया, इस वजह से वो उस सेटअप पे आ सके। तो एक और स्टैटिस्टिक्स मैं आपको डालना चाहती हूँ, जब तक हमारे मॉडरेटर नहीं आ रहे हैं। तो मैं मार्केट रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है जो कि आप प्रॉब्ली यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी। 2028 तक
स्टैटिस्टिक्स ये बताता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स इज सर्वे से डेटा निकाला, लोगों से पूछा, कंपनी से पूछा और फिर आगे उसको एनालाइज करके आपको बताया. सो बाय 2028 99% of organizations will be using AI enabled setup. All applications will be 99% organizations will have AI enabled in their work areas. अभी जैसे हमको AI का एक बड़ा हवा लगता है कि हाँ पीछे हमारे एक है, सामने जेन AI आ गया है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको इसको फट उठा करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग AI. बट आगे ऐसा होएगा कि वो जो ब्लैक बॉक्स AI का बना हुआ है वो और ये जो सामने हमको दिखता है, ये दोनों इंटीग्रेटेड रहेंगे और आपको इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा, कोई भी चीज़ में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा और उसको आप आगे लेके जा सकते हैं. तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है. अनदर वन इज जेन AI का, जो अब आजकल बहुत आपने सुना है, सबने सुना है का जेन AI का. तो जेन AI में अराउंड 98% एम्प्लॉयर्स से दैट दे विल बी यूजिंग जेन AI टूल्स बाय 2028. सो आपके जो बच्चे आप जो अभी पढ़ाएंगे उन बच्चों को 2028 तक नौकरी मिलेगी. आप you are the founders of this particular education and you are the people who are going to lead it further and impart technology to the technology and AI to all of them. So definitely आपको भी, and I'm sure all of you are, you might be having, somebody has a little high, somebody has a little low, they will all get up to lead technology and AI and use them. Okay, thank you very much, ma'am. Okay, just no took a worries, question no of my worries. own and I answered. Now, may I request Pradeep Kumar ji to please help out in understanding. एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आज वो दिन आ गया है कि हमें टेक ओरिएंटेड होना है. अब किस बहाने से होना है, हमारा बच्चा यूज़ कर रहा है या पोता यूज़ कर रहा है, जिससे कि हमें भी खलबली है कैसे हम देखें इसको. एक एप्लीकेशन है कैनवा, CANVA, canva.com. उसका ऐप भी है, आप उस पर जाइए और देखिए क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है आपके लिए. एलेक्सा पे आप गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, और ये जो AI का टेक्निक है वो ऑडियो, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कहते हैं, और विजुअल जो आपको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे बायोमेट्रिक हो गया थंब रिकॉग्निशन, वैसे विजुअल रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन जैसे मोबाइल में भी टेक्निक है. तो अब आपको जैसे खड़े हो जाइए मशीन के आगे तो वो रिकॉग्नाइज करके आपको गुड मॉर्निंग बाय नेम बोलेगा. सो ये सब क्षमता के साथ आज जो हमारे पास तकनीक है उसको हमें यूटिलाइज करना है. ओवर टू प्रदीप जी. थैंक यू डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से LMA को थैंक्स कि एक ये ब्रेन स्टार्मिंग सेशन NEP के रेफरेंस में आपने स्पॉन्सर किया है, और हमारे लिए सब बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, विशेष रूप से जो हमारा लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रिंसिपल, जिनके ऊपर इस पूरी NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है. तो इस मामले में ज़्यादा रेलिवेंट है. मैं अपनी बातें दो पार्ट में रखूँगा. एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से NEP 2020 में IT और AI के रेफरेंस में क्या किया जा रहा है. दूसरी जो मेरी आशंकाएं हैं, मेरी जो जिज्ञासाएं हैं, उसके बारे में मैं कुछ अपनी बातें रखूँगा. जब ये चर्चा परिचर्चा शुरू हुई है स्पेशली IT और AI की, तो बार बार मैं कई हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कई प्लेटफॉर्म पर मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको. बाबा नागार्जुन की एक कविता थी, ज़्यादातर लोग इस नाम से माथुर साहब का विशेष रूप से अटेंशन चाहूँगा. बाबा नागार्जुन बिहार के बड़े प्रगतिशील कवि थे. उन्होंने एक बार एजुकेशन की तस्वीर खींची थी अपनी कविता में. तो उन्होंने कहा था कि घुन खाई शहतीरों पर, शहतीर ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, कि घुन खाई शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, और फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, और बरस आकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, ऐसे में वह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे. हम कहाँ आ गए बाबा नागार्जुन की कविता से दुखरन मास्टर जैसे टीचर की मनोवृत्ति से, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बिस्तुइया नाच रही है, छत टपक रही है,
उसके बाद से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम आज अपने हेडक्वार्टर के हॉल में बैठ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब से ये ड्राफ्ट आया है, इसके बाद हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसके बारे में हमारी जो नोडल एजेंसी एक तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की है, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है प्रयागराज का, जो एशिया की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी परीक्षा संस्था मानी जाती है, जहां 60 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं परीक्षा में। वो इसके तमाम कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हम लोग शुरू से बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं। पांडे जी एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में आपने बड़ा अच्छा रोल इसमें प्ले किया है। आपने पूरी गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स की 2 टीम मेरे ख्याल से आपने आईआईटी गांधीनगर भेजी थी, जहां पर वो टीचर्स गए हैं। एक लंबा टेन्योर, राजकुमार जी ज्वाइंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं पीछे, इसके नोडल रहे हैं। वहाँ जा कर के लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं एआई पर, आईटी पर लौटने के बाद। और हम लोग बीएचयू से भी बात कर रहे थे कि हमारे टीचर्स को वो कुछ ट्रेंड कर सकें, स्पेशली मैंने भी बात की थी। और इस दिशा में मेरा कहने का आशय ये है कि हम लोग काफ़ी हद तक इस दिशा में एक फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। और अब जब आज एलएमए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें हमारे आईआईएम के प्रोफेसर, ट्रिपल आईटी के तमाम, आप एस्पायर से ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें हो सकता है एक दिशा मिलेगी। फिर हम उस दिशा में सोचेंगे और आपका सहयोग हमेशा लेंगे। ये तो मेरी बात ये हो गई कि हमारा डिपार्टमेंट किस सीमा तक कंसर्न्ड है और कहाँ जा रहा है और किस हद तक प्रयास किया गया है। पायलट के रूप में एक फ्रेमवर्क बना करके वो पूरा इंटायर एनईपी 2020 के बारे में सर्कुलेट किया गया है। जितने डिविजनल लेवल के, फील्ड लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं, उनको भेज दिया गया है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, हमारे गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सबको ये सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। आप इसके बारे में बताएंगे। मेरी जो आईटी तो ठीक है, एआई के बारे में जो मेरी आशंकाएं हैं, एक बात जो छटपटाहट अंदर रहती है। देखिए, मैं एक एंटीसिपेशन में एक बात पहले कह दूं कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, इसका आशय ये नहीं है कि मैं ट्रेडिशनल टीचिंग का पक्षधर हूं। पेडागागी के जो भी मेथड चलते आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन उसकी लिमिटेशन तय होनी चाहिए कि किस लिमिट तक हम जाएंगे। हम सोचते हैं, पहले जब हम लोग पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, तो कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता था तो एक टीचर कविता लिखता था, गाने लिखता था, एक टीचर कोरियोग्राफी का काम करता था, एक म्यूजिशियन बन जाता था। टीचर में से हम कहीं से आउटसोर्स नहीं करते थे, बाहर से लाते थे। अब क्या है, जैसे ही कोई प्रोग्राम दिया गया, आज पांडे जी ने बताया कि ये स्टेट लेवल का कार्यक्रम यहाँ होना है, आप एक कल्चरल टीम कहाँ है, बादशाह नगर की प्रिंसिपल बैठी हुई है, तुरंत लेके हाजिर हो जाती हैं। और इसके बाद स्टेज पर शुरू हो जाएगी धमा चौकड़ी, मर जावा मिट जावा, जितने आपके कैसेट हैं बजने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी क्रिएटिविटी तो गई, जो वो टीचर क्रिएट करता था, चाहे कोरियोग्राफी के लेवल पर हो, चाहे लिखने के लेवल पर हो, जो उसके अंदर की सृजनशीलता थी, जो उसके अंदर की क्रिएटिविटी थी, वो पूरी तरह से नष्ट हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब छोड़ करके पुराने पे चले जाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज उस सीमा तक हो। राइटिंग स्किल है, जितना हम टेक्नोलॉजी की यूज करते जा रहे हैं, हमारी लिखने की क्षमता समाप्त होती जा रही है। पहले हम लोग पढ़ते थे तो राइटिंग देखी जाती थी, राइटिंग पे पनिशमेंट दिया जाता था, इस पर अंगुलियों पर मारते थे कि आपकी राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है। अब देखिए, हमारे एक प्रमुख सचिव साहब थे, जब वो यहाँ आते थे तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कहते थे कि प्रमुख सचिव साहब, आप तब के आईएएस में तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन इस राइटिंग पर हमारे यूपी बोर्ड में, आप इस राज्य के बाहर के हैं, इस राइटिंग पर हमारे यूपी बोर्ड में आए होते तो आप हाई स्कूल कई सालों में न पास हो पाते। तो वो चीज़ जा रही है, राइटिंग जा रही है, क्रिएटिविटी जा रही है। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो इमोशंस का। जैसे बात हो रही थी कि रोबोट पढ़ाएंगे, उसमें कितना इमोशन होगा, उसमें वो टीचर अपने स्टूडेंट को संवेदनशील बनाता है।
वो जो है उसके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको निकाल करके बाहर लाता है। क्या वो मशीन कर पाएगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाएगा? हमें मैं बरेली में ज्वाइंट डायरेक्टर था, बदायूं जिले की इंटीरियर में बिल्कुल कासगंज के पास उझानी एक तहसील है, वहाँ एक टीचर मिले जो उस समय एक्टिव प्रिंसिपल हो गए थे, फिजिक्स के टीचर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब क्लास में पढ़ाने जाता था तो एक बच्चा फिजिक्स जो पढ़ता था 11th क्लास में, मैं ये सोचता था कि इसके अंदर कुछ अलग सा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करता था और वो इतना ज़्यादा अपील करता था कि मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए छूट है, तुम मुझे घर पर आकर के पूछ सकते हो, शाम को पूछ सकते हो, क्लास के बाहर पूछ सकते हो। कहे उसने मुझे परेशान करना शुरू किया, हमेशा पूछता रहता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि इससे कुछ देश को मिलने वाला है और उसने बाद में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा ग्रेजुएशन का और बाद में उसने इस देश की सर्वोच्च परीक्षा को टॉप किया, आईएएस को। यूपी कैडर के आईएएस बने। फिजिक्स के बैकग्राउंड के थे, डेपुटेशन पे गए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर रहे। टीचर ने तलाशा, टीचर ने तराशा। प्रश्न यहाँ ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सीमा तक जाएगा कि जो सेंसिटिविटी उसके अंदर की थी, जो जिम्मेदारी की भावना थी, उसको निकाल करके बाहर ला पाएगा? मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जितना सेंसिटिव है उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आनुपातिक होता है ये। तो क्या ये सब जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं, क्या इन सब पर ये प्रश्न चिन्ह मैं छोटा सा जवाब दे दूं प्रदीप जी को। सिलिकॉन वैली में तो बहुत ज़्यादा आईटी है, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी वहाँ है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ हुए। उसकी वजह ये कि एक्सेस टू नॉलेज इतना बढ़ गया है कि जब वो एक्सेस करेगा तो क्रिएटिविटी तो अभी जो आप आईटी की बात हो रही है अभी बेसिक लेवल पर कि आप एक ड्राफ्ट में से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं या आप कंसाइज कर सकते हैं, जो तो वो अपनी जगह है। वो बहुत ही जो बेसिक चीज़ें जो अभी एप्लीकेशंस हो सकता है उसके बारे में है, लेकिन जो उसकी और एप्लीकेशंस है आपको कुछ मालूम नहीं है और आपको 4 चीज़ें आगे की पता लग रही हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी हंगर फॉर नॉलेज स्टूडेंट की वो तो बढ़ेगी सब। मतलब उससे उसको उस एस्पेक्ट को भी देखें कि चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, अगर आपने उतना ही लिमिट रखा तो ठीक है। सॉरी मैंने माथुर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। और सर जहाँ तक आपकी जो एक जिज्ञासा है उसका मैं एक उत्तर देना चाहूँगा कि एक सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है एआई का, फोटोर, FOTOR। उस पर एक ऐसी भूमिका निभाने की क्षमता है कि वो आपको टेक्स्ट टू इमेज बना देगा। अ चाइल्ड सिटिंग अंडर द ट्री ईटिंग बनाना विथ हिज मदर, वो वही चीज आपको पिक्चर में बना के दे देगा। अब क्यूरोसिटी वाली जो आपने बात कही, वो बच्चे की क्यूरोसिटी है कि वो क्या लैंग्वेज लिखे जिससे कि उसके अंदर जो विजुअलाइजेशन है वो एक इमेज में फॉर्म में आ जाए या उसका एक वीडियो बन जाए। ये भी है photo.com या ऐसे ही कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कहेगा हमें 2 मिनट का वीडियो बना के दीजिए जिस पर एक फादर अपने बच्चे को कैसे अच्छी से पढ़ाई करें उस पर वो वर्णन दे रहा है। 2 मिनट का वीडियो वो बना के देगा, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में। क्रिएटिविटी आज बन चुकी है, हमको उसको एक्सप्लोर करना है थ्रू एआई टूल्स। आज हम एक जो पुस्तक लेके आए हैं, मास्टरिंग डिजिटल वेलनेस अमंग स्कूल किड्स। मतलब डिजिटल वेलनेस शब्द यूज करने के पहले हमको ये है कि आज बच्चा उस डिजिटल क्लाउड स्पेस में इतना घुस गया है अंदर तक, मतलब वो सोचता है कि हमारे वो प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ है, उस पे मेरे को वो अपलोड करना है, इस पे ये है, इस पे मेरा प्रेजेंटेशन बना है, इस पे ये बना है। सो ही इज कंटिन्यूसली ग्लूड टू दैट एनवायरनमेंट। ये मैं प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बच्चे की बात कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम रील वो खुद बनाता है क्रिएटिविटी से,
उसका वो एक हर टीचर भी आज एक डायरेक्टर बन चुका है थैंक्स टू कोविड, क्योंकि वो उसने एक ऐसी भूमिका दी, एक एनवायरनमेंट पैदा किया कि हमें अपने बच्चे के पास पहुंचना है, हमारे पास सिर्फ मोबाइल है और पीछे बोर्ड है। हमको ऐसे ऐसी पिक्चरें आई कि कैसे मोबाइल उन्होंने लगा के टीचरों ने बच्चों से कनेक्ट किया, कनेक्ट बनाया। आज वही एक नई भूमिका लेके आया है और हमें पूरा विश्वास है कि टीचर्स अगर इस बात से अवगत हो जाएं कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, तो वही टूल, जैसे मैंने कैनवा का नाम लिया, फोटोर का नाम लिया, ऐसे ही कई टूल्स हैं जिसकी कि आई थिंक आप सबको ज़रूरत है, उसकी प्रैक्टिस करें और बच्चों को उससे अच्छे से एक्सप्लोर करके, आज जो आप फ्लैट स्क्रीन देख रहे हैं उसमें भी एक ऑप्शन है एआई का। आप रिमोट का बटन दबाइए और बोल दीजिए फ्लावर ऑफ ब्लू कलर, थिंक ऑफ रोज इन ब्लैक कलर, वो रेड कलर ब्लैक कलर का रोज आपको जो इमेजिन कर रहे हैं आपने बोला, डेटा दिया, वो उस डेटा को एग्जीक्यूट करके आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दे देगा। ओवर टू यू सर। हाँ, प्रैक्टिकल करा दें। सबके पास व्हाट्सएप है, सब लोग अपना अपना व्हाट्सएप खोलो, प्लीज़ ओपन योर मोबाइल एंड व्हाट्सएप। उस व्हाट्सएप में करीब 1 महीने पहले कुछ हुआ, मैं 9:45 बजे तक बैठा था, तब कुछ नहीं हुआ और नाश्ता करके देखा मैंने, जब आप व्हाट्सएप खोलोगे तो एक नीले रंग का सर्किल दिख रहा होगा दाएं कोने में। आप में से कितने लोगों ने उस पर कभी उंगली रखी? आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं रखी। अगर नहीं रखी उस पर अभी उंगली रखिए। तो मेटा एआई, ये जो व्हाट्सएप की कंपनी है, राइट, उसका कंपनी का नाम है मेटा, उसका नाम था पहले फेसबुक। आप भी रखिए सर, खोलिए व्हाट्सएप, नीले रंग का एक सर्किल है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे जो जो विषय आप पढ़ाते हो आप लिखो उसमें यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आप सब ने पढ़ी है, यहाँ हम लोग जो बैठे हैं मैंने पढ़ी है क्योंकि 2002 में मैं एक चुप था उसको, बट हम लोगों को नहीं आती होगी। हम लोग ने पीएचडी जरूर कर ली, लेकिन हम स्कूल में पढ़ाने लायक शायद नहीं है क्योंकि बीएड नहीं किया है। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग होते थे, करेक्ट? और आप वो टाइप करिए इसमें, और 2008 में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करी हिंदुस्तान में हायर ऑर्डर थिंकिंग, राइट? वो जरूरी था। पूरे विश्व में बचपन से नर्सरी केजी से वो क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई जाती है। अब आप वहाँ पे जस्ट टाइप करिए यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जनरेट क्वेश्चंस फॉर ईच लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑन दिस टॉपिक। उस टॉपिक की जगह आप अपना विषय जो पढ़ाते हैं वो लिख दीजिए, जो भी आपको मुश्किल लगता है। आप देखिए क्या जनरेट करेगा वो। हर एक लेवल ऑफ लर्निंग के लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन जनरेट कर देगा। और सर ने अभी डायग्राम का नेक्स्ट प्रश्न आप करना, एक स्लैश लगाना, इमेजिन, और उसके बाय बॉय ऑन मून जस्ट टाइप करिएगा, उसी में नेक्स्ट आपको इमेज जनरेट कर देगा। हमें सीखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, और बच्चों को उत्साहित करने। अब हम लोग का काम बढ़ गया है, अपने विषय के बारे में जानकारी लें प्लस रोज़ 1 घंटा बैठ के एआई पे माथापच्ची करें, वो हम सबका काम हो गया है। काम सबका बढ़ गया है सर, और सबको खुद रिसर्च करना पड़ेगा सो दैट बच्चों का समय कम बर्बाद हो, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत समय उसमें बिताएंगे, वो भी अपना ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हमें उनके साथ साथ चलना पड़ेगा। ये तो मेरे को लगता ही। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं सर, लगभग 2 मिनट। सर आपकी प्रॉब्लम प्रदीप सर मैं दोनों साइड से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक समझना पड़ेगा कि एआई कहाँ तक जाएगा। मैं रिसर्चर हूँ, मेरे 4-5 पेटेंट है इस फील्ड में, लगभग 40-50 पेपर्स हैं, और मेरे कुछ पेपर्स को यूएस के डिफेंस एजेंसीज ने इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने मतलब बहुत पहले जो सोचा था वो अभी इम्प्लीमेंट उन्होंने किया। तो ओवरऑल देखिए, जो कंप्यूटर में आईटी के जिसको हम लोग कहते हैं, कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं, उसमें जो चीज़ें होते हैं उसके 4 फेज होते हैं, 3 होते हैं, 3 पढ़ाए जाते हैं। अमेरिका में हमारे यहाँ 4 होते हैं। मैं बताऊँगा कहाँ डिफरेंस है। सबसे पहला डेटा, जो भी हम लोग लिख रहे हैं सब डेटा है। जैसे अगर कहा जाए कि इस समय शिकागो में बारिश हो रही है, ये हमारे लिए डेटा है। हमारे काम का हो नहीं हो या ना हो, कुछ भी हो, वो डेटा है हमारे लिए। हमने कहा शिकागो में बारिश हो रही है, सब ने कहा क्या फ़र्क पड़ता, हु केयर्स। अगला जो डेटा से ऊपर होता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी है, क्योंकि डेटा जब हम प्रोसेस करते हैं तब हमारे काम की सूचना हमें मिलती है। अगर हम ये डेटा प्रोसेस करें, एक ज्योग्राफी वाले से बात करें, वो कहेगा शिकागो में जब बारिश होती है तो लखनऊ में बारिश होती है। अब ये डेटा हमारे काम का हो गया, अच्छा शिकागो में बारिश हो रही है, कल लखनऊ में होगी, ये सूचना बन गई। अभी तक ये डेटा था, वो सूचना बन गई। अगला जो इसका फेज है उसको ज्ञान कहते हैं।
सबको सूचना सबको मिलती है, कल बारिश होगी, ज्ञान किसी किसी के पास होता है, छाता लेके निकले। रोड पे देखा आपने, मोबाइल पे सबके आता है, सुबह कल बारिश होगी, शाम को बारिश होगी, कौन मोबाइल पे, कौन छाता लेके निकलता है? ज्ञान उसके पास है जो छाता लेके निकला। ये 3 फेजेस दुनिया में आईटी में पढ़ाए जाते हैं, हमारे इंडिया में 4 फेज पढ़ाए जाते हैं है। इसके ऊपर एक चीज़ होती है विवेक, इन सब चीज़ों के ऊपर है हमारे सर। अब आपको अगर न्यूक्लियर बम बनाना आता है तो ज़रूरी थोड़ी ना बना दीजिए, और बना भी दिया तो ज़रूरी थोड़ी ना गिरा दीजिए। विवेक नहीं पढ़ाया गया उनको, विवेक मिस कर गए वो। अब देखिए एआई के साथ भी यही है। अभी हम लोग जिस फेज में हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मेढक का जितनी बड़ी बुद्धि है उतना न्यूरॉन्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स है, हम लोग न्यूरॉन्स के बेसिस पर, न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस पर ये काम कर रहे हैं। मेढक के पास जितने न्यूरॉन्स हैं हमने क्रिएट कर लिया है। चैट जीपीटी में हम लोगों ने उसको सिखा के एक 14 साल के बच्चे के बराबर सिखा दिया, मतलब ज्ञान दे दिया। हम लोग के पास सूचना था, सूचना को ज्ञान में थमा दिया उसको। विवेक देने में अभी 30 साल लगेंगे। ये मेरा वो नहीं है। हम लोग जब रिसर्चर की मीटिंग करते हैं, जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम लोग देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। जो इस समय पेपर पब्लिश हुए हैं वो लगभग 8 साल बाद इम्प्लीमेंट होंगे, और उसमें एजीआई की बात, सुपर इंटेलिजेंस की बात नहीं है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो विवेक की बात है वो बाद में इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी रोबोट इस कैपेबल नहीं होंगे कि पढ़ाएं, उनके पास विवेक, कॉन्शियस, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। और विश्वास मानिए इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। मैं चाइना रहा हूँ, 3-4 महीने था, मैंने कोशिश किया, एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा था, बाइडू आपने सुना होगा। कार बना ली, रोड पे चल गया, रोबोट बनाया, क्लास में खड़ा किया, नहीं पढ़ा पाया। इसकी एक लिमिटेशन है, मतलब वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है, वहाँ विवेक का होना भी ज़रूरी है। हम सारे टीचरों के पास विवेक होता है कम से कम, किसको क्या पढ़ाए, किसको क्या ना पढ़ाए, किसके उंगलियों पे मारा जाए और किसको आईएएस बनाने के लिए घर बुला के पढ़ाया जाए। तो वो अभी कंप्यूटर में आना बाकी है। मैं कंप्यूटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगला जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहेगा कि कंप्यूटर की बुराई नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, रिसर्च में ये खोजा गया कि सबसे एफिशिएंट एनिमल कौन सा है, सबसे एफिशिएंट जानवर कौन सा है। ह्यूमन, आदमी बहुत नीचे आया, इंसान बहुत नीचे आया। कहाँ दौड़ पाता है? 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 22, 30। उसेन बोल्ट 100 मीटर 8 सेकेंड, इसके ऊपर तो कोई नहीं दौड़ पाया। चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, घोड़ा उससे भी तेज़, मतलब घोड़ा आदमी से तेज़ दौड़ता है, घोड़े से तेज़ चीता दौड़ता है। सबसे एफिशिएंट एनिमल मिला बाज, चील। आधे दूर उड़ता है, आधे दूर फ्लोट करता है। कहा ये सबसे एफिशिएंट एनिमल है, ह्यूमन बेकार है। किसी ने कहा भाई गलत कंपैरिजन है, आदमी को साइकिल दे के देखो, तो आदमी और साइकिल मिला के वो बाज से भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। यानी हम ह्यूमन तब तक एफिशिएंट नहीं हैं जब तक हमारे साथ कोई डिवाइस ऐड नहीं हो जाती है। इवोल्यूशन में हम लोग बंदरों से इवॉल्व होके, कई बार तो कई स्टूडेंट्स मुझसे मिले हैं जो मुझे लगता है इवॉल्व ही नहीं हुए, बंदर ही हैं। तो इवोल्यूशन में हम लोग इवॉल्व होके आदमी हो गए, आगे भी तो इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें हम लोग इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। हम लोग के साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, वो ये है, वो एआई सिर्फ ना बात करिए। मैं वही सर करिकुलम में अगर हम बात करें तो मैं उस पर कहूँगा 4IR को लाइए करिकुलम में। 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 13 चीज़ें हैं। एआई एक पार्ट है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, आईओटी है, बहुत चीज़ें हैं। जब तक वो ह्यूमन के साथ ऐड नहीं होगी तब तक ह्यूमन की एफिशिएंसी नहीं दिखेगी। अब इसको कैसे ऐड करना है ये हम डिस्कशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय। ओके, इसके साथ साथ मैं एक और इसमें इनपुट लाना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर साइंस हमारा सिलेबस है वो हर सिलेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और हर सिलेबस में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, एप्लीकेशन कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है वो समझते हैं। इसके साथ साथ हम फ्लो चार्टिंग और एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम जो बोर्ड हैं, क्योंकि मेरी कई किताबें हैं, मैंने ICSE CBSE के लिए क्लास 1 से 12 तक किताबें लिखी हैं, तो हर 3 साल 4 साल पे हमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, C++, जावा और अब पाइथन आ गई है। तो हमारा
एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को कोडिंग के नाम से उनको भयभीत ना करें, उनको कंप्यूटर एज एन एप्लीकेशन पढ़वाएं, समझाएं, और उनको कोशिश करें कि जो सॉफ्टवेयर हमारे आज यूज़ में है उनको उसमें सिलेबस में रख के उस पर ट्रेनिंग कराएं, जैसे कैनवा हो गया और भी जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, आपका MS ऑफिस हो गया, साथ साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर कि AI की कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं, सो दैट जो आने वाले 4-5 साल में वो वर्क स्पेस में जाएंगे तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। उनको एलेक्सा का बेस्ट यूज़ आना चाहिए, चैट GPT का बेस्ट यूज़ आना चाहिए, और साथ ही साथ और प्लेटफॉर्म्स चैट GPT जैसे उनको यूज़ करना आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि हम सुन लेते हैं लोगों से ये सॉफ्टवेयर है, चलो हम गए यूट्यूब पे वीडियो देखा और हमको चलाना आ गया, ऐसा नहीं है। उनको आप यूटिलाइज करिए। कुछ कंट्रीज़ ने तो बैन किया, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने कहा नहीं हम अलाउ करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि उसके थ्रू वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी शब्दावली है भाई और बहनों, जो कि हमको AI टूल को यूज़ करने का ढंग बताती है। अगर हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आएगी, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी आए, वो हम किसी भी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उस इंजीनियरिंग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। कैसे हम अपने एप्लीकेशन को यूज़ करें, क्या लिखें कि हमें सही जवाब मिले, क्या लिखें कि हमें परफेक्ट जवाब मिले, अपने बच्चों को बेस्ट हम समझा पाएँ। तो यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ एक बार फिर हम लौट के आएंगे विवेक जी के पास। और विवेक जी, ये हमारे साथ एक्सपर्ट्स सारे टेक्नोलॉजी के हैं और ज़्यादा बात AI की हो रही है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी हैं जैसे मशीन लर्निंग है, IoT, उसका भी कुछ इंट्रोडक्शन हो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को? मशीन लर्निंग AI का ही फॉर्म है, और इसको कंफ्यूज ना हो। आई थिंक मशीन लर्निंग एक प्रोग्रामर लेवल, चिप लेवल और कोडिंग लेवल शब्द है, बट उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन एप्लीकेशन ऑफ AI मान के चलें। ओवर टू यू सर। या कोई थॉट? आई थॉट कि ऐसे ही कतई नहीं जानता हूँ AI क्या है। वो प्रधानमंत्री जी ने जो बताया AI वही मालूम है मुझे, मराठी वाली AI, और तो कुछ नहीं आता। तो 25 लाख बच्चे लगभग इंटर पास होते हैं, और अगर यूं ही हम उन्हें छोड़ देंगे, बिना कुछ बताए छोड़ देंगे, जो तो बाज़ार में जा कर के वो अपने आप इधर उधर, जैसा आपने चिंता जाहिर की, अपना समय बर्बाद करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। तो ये अवसर है कि हमें विद्यालयों में जो भी नवीन टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो वो हम उसको उनसे परिचित कराएं। दुर्भाग्य से हम जो भी क्लासरूम में बताते हैं वो केवल वो बताते हैं जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपका तरीका है बढ़िया, जो कोर्स में शामिल कर दो, तैयार कराओ, किताबें छाप के दे दो, परीक्षा होगी उसमें तैयारी करेंगे, पास होंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो कंप्यूटर सब्जेक्ट लेंगे, AI सब्जेक्ट लेंगे और उस पास होंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको AI जानना है और जिनके लिए AI बहुत ज़रूरी है। मैं अभी एक स्किलिंग वाला ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें मैंने बहुत स्किलिंग मतलब लाइफ स्किल पे ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें मैंने एक बात कही थी, मैं यहाँ दोहराऊंगा कि मित्रता हम किसी क्लास में नहीं पढ़ाते, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम स्कूल में ही सिखाते हैं। सहयोग हमारा किसी क्लास में नहीं पढ़ाते, बट अब स्कूल में ही हम सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा स्कूल में ही सीखते हैं, ज़्यादातर बाहर भी सीख लेते हैं, बट स्कूल में बेटर इन्वायरमेंट मिलता है इन सारी लाइफ स्किल्स को सीखने का। इनकी कोई परीक्षा हम नहीं लेते। कभी मित्रता पर आप पास हुए, खरा अनुत्तीर्ण हुए, आपके मित्र कैसे हैं, ये कभी नहीं। हम इन चीज़ों को, ख़ास करके AI, न्यू टेक्नोलॉजी,
इनको उसी सटल तरीके से अपने करिकुलम में लर्निंग आउटकम, हर सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम के साथ रिलेट करते हुए अगर शामिल करते हुए हम पढ़ाएंगे, जैसे शुरुआत में धीरज जी ने कहा था कि इट्स नॉट कि हम सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट पढ़ाएं, हर सब्जेक्ट में एआई इन्वॉल्व करें। और न सिर्फ, अब तो धीरे धीरे अभी देखिएगा 2 साल बाद हमारे आपके जीवन में एआई इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, और कितने बढ़िया तरीके से विवेक जी ने बताया कि आपके मोबाइल में एकदम से घुसा है एआई और आप लोग जान नहीं पाए, और आप यूज़ करते हैं और फिर अचंभित होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को हम अगर इंट्रोड्यूस करें इस एआई से, तो उनके जीवन में बहुत सार्थक होगा। लेकिन जो प्रदीप जी की चिंता थी, वो चिंता बहुत वाजिब है। हम एआई के माध्यम से पेंटिंग बना सकते हैं, हम एआई के माध्यम से पेंटर नहीं बना सकते। और क्लासरूम में हम पेंटिंग नहीं बना रहे होते, हम पेंटर बना रहे होते हैं। क्लासरूम में हम कवि बना रहे होते हैं, हम कविता नहीं बना रहे होते हैं। और ये चिंता बहुत बहुत बड़ी चिंता है। तो एआई को इतना नहीं हावी होने देना है कि वो हमारे टीचर की जो कोर कॉम्पिटेंस टीचिंग है उसको रिप्लेस करे। वो ऑगमेंट करेगी, बहुत सारी चीज़ों में टीचर को और बेटर करेगी, बट टीचर इज नीडेड इन क्लासरूम। सर एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, माफ़ करिएगा, ये जो एप्लीकेशन है वो पेंटर का ब्रश है। क्रिएटिविटी अभी भी बच्चों के हाथ में है, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को कैसे अच्छे से यूज़ करना है वो हमको सिखाना है, क्योंकि वो एक टूल है सर, वो एक तरह का एक्सपेंडेड टूल है। जो आपका ब्रश है, ब्रश के बिना तो पेंटर नहीं बनेगा ना सर। पांडे जी, तो हमारा जो आइडिया है, बच्चों को इस तरह से उनको जुटाना है कि बेटा आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए और उसमें क्रिएटिविटी इंक्लूड करिए। वो क्रिएटिविटी हम समझाएंगे एज अ टीचर। वो गुरुदेव जब शांति निकेतन की स्थापना कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे जो स्कूल से निकलने वाला बच्चा है वो फैक्ट्री का निर्जीव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए, मानव होना चाहिए। हमारी चिंता वही है। हम ये नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है कि टेक्नोलॉजी को बिल्कुल लिमिट में बांध दिया जाए, लेकिन वो जो मशीन बनाने वाली जो आशंका है कि मशीन बन जाएगा बिल्कुल एकदम से, और सब वो परंपराएं, रिश्ते, नाते, इमोशन सब भूल जाएगा। बगल में कौन है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, भाई कहाँ है, परिवार कहाँ है, उसके बाद समाज कहाँ है, देश कहाँ है, लोग कहाँ हैं, सब भूल जाए, ये आशंका है। जो बेचैनी है इस बात की है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर इसीलिए मैंने कहा हम लोग क्लास में विवेक भी पढ़ाते हैं। विजडम बाकी जगह नहीं पढ़ाई जाती। आप दुनिया में, यूरोप में था मैं, तो जब भी आप विजडम डिस्कस करिए तो कहते हैं ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। हमारे यहाँ जरूरी नहीं एक्सपीरियंस के साथ है। हम लोग क्लास में टीचर बोल देता है ये काम मत करो, ये काम करो, ये नुकसान करेगा, यहाँ हम लोग बोल देते हैं। अगर यहाँ हम हाथ भी उठाते हैं, पहले उठाया जाता तो आजकल तो शायद मना हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए, वहाँ ये सब थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है। नाउ मैं प्रश्न उधर से भी कुछ चाहूँगा कि हमारे पैनलिस्ट जवाब दे पाएँ। तो जस्ट रेज योर हैंड्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपना प्रश्न रखें। मनीष, इफ यू कैन टेक द माइक उधर थोड़ा सा। हाँ प्लीज़। ये सर, मैं डॉक्टर जी.के. मिश्रा, प्रिंसिपल श्री योगेश्वर स्कूल इंटर कॉलेज। सर, मेरा एक हम्बल सा प्रश्न था कि बच्चों को हम एआई के थ्रू डाटा दे रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्स दे रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं बच्चे अक्सर पढ़ते समय क्या करते हैं कि वो उन्होंने एक सर्च किया, उस पर बहुत सारे फैक्ट्स एंड डाटा आ गए। तो पहला तो यही होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस डाटा को, किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें।
उसके बाद क्या होता है कि वो जब उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो साथ में बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो क्या किसी भी एआई आप जो भी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी टूल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें हम इनिशियली ऐसा कोई चेक लगा सकते हैं कि वो उसके बियॉन्ड ना जाए? फॉर एग्जांपल हम एक हाई स्कूल के बच्चे को हमने एक कोई सर्च करने का इंजन दिया, सर्च इंजन यूज़ करने के लिए बोला उसको, और उसने यूज़ किया और उसमें उसके साथ ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही जो उसके लिए इरेलीवेंट है, लेकिन वो उसमें ड्वेल कर रहा है, उसमें चलता चला जा रहा है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो उसको बहुत सारे मिल जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नॉलेज या जो सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, विजडम, उसको नहीं मिल रहा है। तो इसको कैसे ब्रिज करेंगे इन चीज़ों को? मतलब ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो नॉलेज में कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे ब्रिज होगा? और जो सर ने उसी बात को दूसरी तरह से कहा था कि हम कवि कैसे बनाएंगे, उसकी पोइट्री नहीं, और उससे क्रिएटिविटी निश्चित रूप से मर रही है। ये हम लोग अपने क्लास लेवल के स्टडी में देख रहे हैं कि बच्चों में क्रिएटिविटी कम हो रही है एआई की यूज़ से। चैटबॉट हम लोग रेगुलर उसको भेज रहे हैं तो वो क्या करता है, उसी से आंसर्स निकालता है, वो जॉट डाउन कर लेता है, ख़त्म हो गया काम। तो ये कैसे हम इसको रोकें कैसे? ये क्योंकि हाँ, मैं आपको देती हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये भी है कि बच्चे जो हैं, जो इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से, एआई से निकालते हैं, उसमें आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गलत होती है, और हम बच्चों को बता रहे हैं तुम उसका यूज़ करो, उस माध्यम का यूज़ करो जिसकी इन्फॉर्मेशन पे हमारा कोई टैग नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। अब इसको एक टर्म यूज़ होता है एआई में, फाइन ट्यूनिंग। क्या हो रहा है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्कूल है, उसमें जिस भी क्लास 6 से 12 तक अगर बच्चे हैं, उनकी सारी एनसीईआरटी की या सीबीएसई की हमारी सारी वो हैं बुक्स हैं अवेलेबल। उन बुक्स को एआई टूल्स जो हैं, जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जितने भी लामा हो, जो भी फ्री हैं या पेड हैं, जो भी हैं, चैट जीपीटी है, ये उसको पढ़ लेगा। फिर आप अपने हर एक को स्कूल लेवल पे एक ऐसा चैटबॉट बनाना पड़ेगा कि उसमें जो बच्चा सर्च करेगा तो वो आपके ही किताबों, जो ऑलरेडी बुक्स को लिखते वक्त उसको संशोधित किया जा चुका है, 10 लोग देख चुके हैं उसको, करेक्ट इंटरनेट से नहीं लाएगा डेटा, वो उन्हीं किताबों से डेटा लेकर आएगा बच्चों को, तब वो देगा, तब वो करेक्ट होगा। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो कुछ भी आ सकता है। और इंटरनेट पे पहले से ही 85%, 80-90% डेटा कचरा था, और ये सारे एआई का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, इन्होंने उन सबको खा पी लिया, सारा डेटा को संशोधित कर लिया और उसके ऊपर बिल्ड करके उन्होंने बनाया अपना चैट जीपीटी। तो प्योर वो है। चैट जीपीटी जब रिलीज़ हुआ था 30 नवंबर 2022 को, उससे 1.5-2 साल पहले उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन था वो सारी कंपनियों को दे दिया। तो बाकी लोगों ने क्या किया, चैट जीपीटी को फोकस करके अपने अपने फोकस एप्लीकेशन बना दिए बहुत सारे, जिसमें उन्होंने इस तरह की हेलुसिनेशन कहते हैं हम, हेलुसिनेशन जो गलत उत्तर देता है, वो सिंपल टोटलिंग मिस्टेक में भी गलती कर देता था, तो उसको उन्होंने ट्यून करके अलग फोकस एप्लीकेशन बनाए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस तरह के डेटाबेसेस बन सकते हैं, चैटबॉट जिसे कहते हैं हम, जैसे क्लास 6 का चैटबॉट बन जाए, या आपने क्लास 6, 7, 8 का एक चैटबॉट बना दिया, 9, 10, 11 का एक बना दिया और 12 का एक बना दिया। तो कोई भी विषय में आपने क्वेश्चन दिया, वो पूछेगा किस क्लास के विषय में है, आपने कहा 6 को 6 लेवल के अंडरस्टैंडिंग में जवाब दे देगा वो। तो वहाँ पे शायद इसका उत्तर मिल सकता है। खान एकेडमी का और स्विफ्ट चैट का, ये वहाँ सब उपलब्ध है और हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। 9 to 12 हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 साथी हैं, जरा डिटेल बताइए, खड़े होकर डिटेल बताइए। अंकित जी को देखिए। सॉरी सर, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। प्रिंसिपल साहब बगल में अंकित जी को फ़ोन दीजिए। यस प्लीज़, आई एम अंकित कुमार, वर्किंग विद डिपार्टमेंट। मैं कॉन्वीजीनियस संस्था के माध्यम से काम करता हूँ। तो जैसा जो सर का सवाल था और जो सर ने रिस्पॉन्ड किया, एग्जैक्टली फॉर क्लास 9 to 12 हमने चैटबॉट बनाए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो जो भी हमारा सिलेबस है स्टेट का, बेस्ड ऑन एकेडमिक कैलेंडर रिव्यूड बाय एससीईआरटी, वो सारा सिलेबस हमने डिटेल करिकुलम अपने चैटबॉट पे वहाँ पे अपलोड किया है। बच्चा अपना जो भी उसका ग्रेड है, जो सब्जेक्ट वो चूज़ करता है, एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द स्टेट करिकुलम बच्चे को वो सारा मटेरियल मिलता है। तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज नहीं होता है। तो इट्स अ कन्वर्सेशनल एआई जो हम उस चैटबॉट के माध्यम से करते हैं, और विभाग के द्वारा ये सभी स्कूलों में लॉन्च है। सो दैट इज़ द डिटेल। थैंक यू सर। एक यस प्लीज़। मेरा क्वेश्चन ये था सर
कि अगर बच्चा आप मैं NH पठानिया मुमताज इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे सर सब लोग कर रहे हैं और हमारे माननीय प्रदीप जी ने जो बताया वो मेथड मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा था कि बच्चा अपने आप क्रिएटिविटी लाए तो ज़्यादा बेहतर है बनस्पत AI के। अगर हम सब उसको AI हम थमाए देंगे या उसी से वो सारे क्वेश्चन निकाल लेगा तो टीचर क्या करेगा क्लास के अंदर? भाई टीचर भी अपना पढ़ा रहा है और बच्चा क्वेश्चन हमने दिया बच्चे को तो बच्चा अपने माइंड से कर रहा है, ना कि किसी टूल से कर रहा है। वो अगर टूल से करने लगेगा फिर हमारा भी मतलब नहीं रहा, ना हमारे बच्चे का मतलब रहा। वो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना कोई बुरी बात नहीं है, ये सही है बिल्कुल। हम माननीय प्रदीप कुमार जी से हम बिल्कुल सहमत इस बात से हैं। थोड़ा सा मैं एक इसमें ऐड करूँगा। जब मैं IIT में पढ़ रहा था तो हमारे सारे एग्ज़ाम ओपन बुक होते थे। चैटबॉट देना मतलब ओपन बुक समझ लीजिए। हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर PK कालरा, उन्होंने एक क्वेश्चन का सेट दिया, 30 क्वेश्चन का सेट दिया और आज तक भी 28 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए हैं, 2 नहीं हुए। मैंने 15 साल पहले PhD की थी, शायद 18 साल पहले की थी। हर क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन का था। अगर ये हो और ये हो और ये हो तो क्या होगा, उसमें जवाब नहीं है। चैट GPT में, अच्छा चैट GPT का ट्रेनिंग का बहुत जैसे आपने कहा अगर कराएं, हम लोग अभी MSME के साथ काम कर रहे हैं। एक 400 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। हम लोग चाह रहे हैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिससे कोई भी उद्यमी ये कहे कि हमें इस फील्ड में काम करना है तो उसको आगे की 5 साल में क्या क्या फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो बताए। लेकिन उसको ट्रेन कराना मुश्किल है। जो ट्रेन कराने के लिए सिस्टम वो 3 करोड़ का है, 3.5 करोड़ का है। वो टफ़ है इस समय। हम लोग जो अभी कर रहे हैं बहुत लोअर लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन टीचरों को भी थोड़ा सा, वही मैं शुरुआत में भी मैंने यही कहा, हमें उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। टीचरों को थोड़ा सीखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हों। जब मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया था 95 में, तो उसमें 9 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में और 9 इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन थे। एक बुक थी रोडोफ, उसके क्वेश्चन थे। जिसने 2 सॉल्व किया वो टॉपर था। वो आज भी वो क्वेश्चन 9 दीजिए, किताब ओपन करके दे दीजिए, स्टूडेंट को इंटरनेट दे दीजिए और 3 घंटे में वो 9 नहीं सॉल्व कर पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस बनाए जाए ना। हम लोग को भी तो सीखना है। प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि उनको ना सीखने दें ताकि हमें ना सीखना पड़े। सॉरी, मतलब मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट सीखना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ आपकी बिल्कुल सच थी। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे स्टेट में कितने हैं? पूरे देश का तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। हमारे स्टेट में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं? वहाँ के टीचर्स भी ट्रेंड हैं कि नहीं जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है? क्योंकि हम सबको रीट्रेनिंग की ज़रूरत है। मेंटेनेंस की, आप हर 6 महीने पे कार मेंटेन करने जाते हैं। मैं कहता हूँ अपडेट्स हर बार 3 हफ्ते में माइक्रोसॉफ्ट अपडेट रिलीज़ करता है। हम में से किसने अपने आप को अपडेट भेजा है? हम कब अपडेट हुए थे लास्ट? खुद को हमने अपडेट किया? बिल्कुल 23 साल से वही पढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अब हमारी शब्दावली भी चेंज हो गई है। A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एंड्रॉयड हो गया है, B फॉर ब्लैकबेरी हो गया है और C फॉर क्लाउड हो गया है। तो इसी को देखते हुए मैं लेखा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा, शी कैन स्पीक फॉर अ व्हाइल एंड कंक्लूड द सेशन। ऑल्सो फॉर द क्वेश्चंस। तो अब ये पूरा ये सही हो गया है कि सबको everyone is interested in AI. Learning AI, everyone has to do. Creativity probably might be killing, but creativity is enhancing your role to do many more things. तो अभी आपने एक चैट GPT को या कोई एक टूल को बोला कि एक मेरे लिए ये इमेज बना के दें, जैसे इन्होंने प्रॉम्प्ट बताया था, तो वो इमेज बना के दिया। आपको वो यूज़ करना है कोई आपके प्रेजेंटेशन में। आपको जैसे मैडम ने कहा था रोल प्ले से आपको टीचर स्टूडेंट्स को सिखाना है, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचर्स को स्टूडेंट्स को सिखाना है। वो दैट इज़ द माइंडसेट विच यू विल हैव टू बिल्ड इन, सो दैट आप उसको स्टूडेंट को डिफरेंट तरह से समझाएं और डिफरेंट तरह से ट्रेडिशनल वे से नहीं, नए ढंग से समझाएं और आप लोग खुद उसके टूल्स बिल्ड करें। आजकल ये टूल्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप AI टूल्स में जाइए और
उससे पूछिए आपकी क्या क्या हो सकता है। वो डायरेक्टली आप पिक करके नहीं बना सकते हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन में डालिए, एक गेम बनाइए उसका, और स्टूडेंट उसको समझेगा कि कैसे उस गेम को खेले। प्रेजेंटेशन में हमको कोई टूल नहीं चाहिए उसके लिए, हम प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन देंगे वो गेम का, और उसके आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स हैं, पिक्चर्स हैं ऑन दैट। तो हाउ दैट उसका रिटेंशन पावर डेफिनेटली रहेगा। जब विजुअल्स को देखता है तो स्टूडेंट का रिटेंशन पावर रहेगा। उससे आप स्टोरी बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट सीख रहा है कि मेरी टीचर ने मेरे लिए एक स्टोरी बनाया है, वो भी स्टोरी बनाना करेगा, सीखेगा। एंड स्टोरी टेलिंग इज समथिंग विच इज़, हम लोग वो बच्चे का कभी कभी किल करते हैं। इंस्टेड ऑफ किलिंग दैट, यू एनहांस द चाइल्ड टू लर्न मोर ऑफ स्टोरी टेलिंग। कॉर्पोरेट्स में सब जगह देखा जाए तो लोग आके अपने आप को बताते हैं कि मेरे पूरी स्टोरी बताते हैं कि मेरे ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और फिर फाइनली आपको कंक्लूजन मिलता है। जो अभी ये सब पूरा सेशन चल रहा है, स्टोरीज चल रहे हैं। सो आप कैसे स्टोरी से लोगों को, स्टूडेंट्स को बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग इज अनदर क्रिएटिविटी। पोएट्री इज डेफिनेटली अ क्रिएटिविटी, इमेजेस आर क्रिएटिविटी, बट वो सब यूज़ करके आप नेक्स्ट लेवल तक जाइए, जिसमें आप उनके लिए गेमिफिकेशन करिए, आप उनको अवार्ड्स दीजिए, जो कि आप प्रॉब्ली क्लैप करके उनको बोलते हैं, शाबाशी दे के बोलते हैं। अब आप उनको एक ईमेल से भेजिए, या फिर आप उनको एक अवार्ड दीजिए, छोटा सा एक जस्ट एन आइकन देयर, आप उसको भेज दीजिए, ईमेल से भेज दीजिए। दैट इज़ समथिंग विच यू कैन डू। और आपके लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मेल भेजना स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को मेल भेजना काफ़ी एफर्ट लगता है, तो वो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। एक ज़ैपियर करके टूल है जो कि आपको आपके एडमिन एक्टिविटीज़ के लिए एनेबल करेगा। तो वो ज़ैपियर यूज़ करके, ज़ैपियर कॉर्पोरेट्स में बहुत जगह यूज़ होता है, मार्केटिंग में बहुत जगह यूज़ होता है, आप भी उसको यूज़ करिए और उसको ईमेल्स भेजिए। ऑटोमेटेड ईमेल्स भी जा सकते हैं उसके पास, वो आप सीखेंगे तो कैसे आप उनको, तो आपका भी काम थोड़ा सा कम होगा और आपके स्टूडेंट को भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। और डेफिनेटली स्टूडेंट नोज दैट you know everything there. There is another tool which I loved on internet after doing a research there. ClassPoint AI करके एक टूल है, जो कि आप लोग देखिए उसमें कि क्या क्या हो सकता है। उसमें गेमिफिकेशन बन सकता है, कहीं कहीं मतलब वो आपको बताते हैं कि कैसे आप गेमिफाई करिए अपने नॉलेज को। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, या आपको इंग्लिश पढ़ाना है, तो आप उसको कैसे आप गेमिफाई करिए। और आपको वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में तो आपको बने बनाए भी कुछ मिलते हैं, जो कि आप सीख के आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। एक वो है। दूसरा एक और है ClassPoint AI। स्टोरी बोर्ड्स भी होते हैं, स्टोरी बोर्ड्स भी बहुत सारे हैं, उसके टूल्स भी बहुत सारे हैं। आई डोंट हैव अ नेम राइट नाउ, हाँ, आई डोंट हैव देम, many of them. There is another one which I just loved was Curipod. Curipod.com एक है, जिसमें teachers can take the students through their learning journey. How will that happen? You can explore these tools and see. So Curipod एक करके है, एक ClassPoint मैंने बोला था। फिर एक और बहुत अच्छा टूल है जो कि interview.study करके है। ये थोड़ा हायर लेवल पे होएगा, जिसमें आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे कि कैसे आप इंटरव्यूज़ देंगे और आपको क्या पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सा सब्जेक्ट में आप उसको इंटरेस्ट डेवलप करें और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स गेट प्रिपेयर्ड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। इट माइट बी द आंसर फॉर योर एग्जाम्स, इट माइट बी आंसर फॉर योर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। Then there was a topic about कि ये क्रिएटिविटी से, मतलब टूल से किसी ने इमेज बनाया, किसी ने टेक्स्ट बनाया, किसी ने पोइट्री बनाई, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं कि आप डिटेक्ट कर सको कि उसने नॉट हैलुसिनेशन बट देयर आर प्लेगरिज्म बोलते हैं उसको। तो प्लेगरिज्म के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। एक जो कि आप नोट कर सकते हो विच इज़ टर्निटिन। हाँ, टर्निटिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्लेगरिज्म डिटेक्ट करता है एंड यू कैन क्वेश्चन अ चाइल्ड दैट दिस इज़ नॉट रिटन बाय यू।
हाँ, नया वर्जन में आया है। हाँ, जीरो जीपीटी, वो चैट जीपीटी का बताता है डायरेक्टली। ऑफलाइन ट्रेनिंग और साथ में जूम बेस्ड, क्योंकि हम लोग पेंडेमिक में जूम के थ्रू पढ़ चुके हैं। शॉर्ट जो टेड टॉक होती है ना 20 मिनट की होती है, 20-20 मिनट की, 1.5 घंटे की क्लास कोई भी नहीं, सब सो जाएंगे वीडियो ऑफ करके अपना। 20-20 मिनट की टॉपिकल आप एक क्लास रखो, टीचरों की क्लास भी होगी हर हफ्ते, केवल स्टूडेंट की क्लास नहीं होगी, हर हफ्ते में एक दिन 1.5 घंटे की टीचर की भी क्लास होगी, उसमें 3 टीचर आके 20-20 मिनट पढ़ाएंगे उनको एआई के बारे में। कोर्सेरा देखिए, कोर्सेरा में क्या करते हैं, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा टॉपिक है, उसको छोटे छोटे 5-5 मिनट के सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 5 मिनट का सेगमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, DIY टाइप में कर सकते हैं, आप स्टूडेंट के साथ बैठ के कराइए, 5 मिनट से उसका रिटेंशन भी रहेगा, जो कि आप लोग को पता है। तो उस तरह से वो आगे और बढ़ता जाएगा और आगे कर सकता है। तो ये सब लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं। एंड जैसे अभी बात हुआ कि वी शुड हैव अ सेशन where such things should be taught to the teachers also, and specific tools should be taught which will be very beneficial to them. Yeah, so we can very well arrange, LMA can also arrange online sessions. अभी हम लोग ने किया भी था 2-3 महीने पहले सर, we did it for school teachers, how AI can be used in the classroom or how best we can integrate it in the curriculum. We talked about prompt engineering, हमने बात की थी digital wellness पर, हमने बात की थी डिजिटल बॉडी लैंग्वेज पर, DBL, जो कि एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। डिजिटल बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिजिटल बॉडी लैंग्वेज क्या है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, इस पर भी हम लोग ने सेशन किया है LMA ने, और आगे हम आप लोग के लिए भी करना चाहेंगे। और आज अगर और कोई प्रश्न है तो आप लोग हाथ, हाँ मैडम बताइए। जी, अबाउट द विजुअल्स, या जो भी विजुअल्स क्रिएट होते हैं AI से, हाँ, तो उससे हम लोगों का सबका परसेप्शन बदल रहा है। लाइक इफ वी थिंक ऑफ हनुमान, या अगर हम पुराना हनुमान बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो देखें, रामायण हाँ, देखें, हाँ। जो 80s में आया था, या तो वी कैन कनेक्ट विद द रियल गॉड, द इमेज। या बट और द वर्चुअल अभी AI जो- इमेज इज हाँ, टोटली डिफरेंट। तो यस, परसेप्शन बदल रहा है। तो हम लोग क्या, ये जो हमें जो विजुअल्स मिलेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, यस, तो क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये विजुअल्स क्या कुछ मॉडिफाई ये नहीं जो हो सकता? पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो विजुअल बने हैं, उस विजुअल को बनाने में भी कई तरह का सेगमेंट है। आप ऐसा चाहते हैं, एज अ फोटोजेनिक चाहते हैं, एज अ कार्टूनी चाहते हैं, एज अ बैकग्राउंड फ्री चाहते हैं, उसमें भी 10-20 ऑप्शंस हैं मैम। तो लेकिन- जिसने बनाया उसने वो प्रॉम्प्ट दिया होगा कि हमें इस बेस का चाहिए, हमें ऐसा कैरेक्टर वाला चाहिए, हमें कार्टून वाला फॉर्मेट चाहिए, हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, हमें इस एज ग्रुप का चाहिए। तो वो जो आप कंपेयर कर रही हैं, हमारे जो कैलेंडर में भगवान जी वगैरह आते थे वैसा नहीं, आएगा, कुछ तो भी, वैसा not only डिजिटल about- नहीं, वैसा नहीं बना पाएंगे नॉट ये लोग। ओनली अबाउट गॉड्स, Yes. कोई भी जो हाँ। विजुअल्स है जी, उससे कनेक्शन हमारा बहुत इजीली होता नहीं है, हाँ, मतलब नहीं परसेप्शन। होगा, नहीं होगा। आप अपने ही क्लोनिंग करेंगे, आप अपनी इमेज करेंगे, और एक ऑप्शन है क्लोन योरसेल्फ। सो आपके 100 इमेजेस सिमिलर टू यू वो बना देगा। और जो ऑटो जनरेटेड है, वही ऑटो जनरेटेड की बात कर रहा हूँ उसमें भी मैं। we can उसमें भी modify. आप अपनी पिक्चर जब खींचती हैं और जो ऐप के थ्रू अपने आप को, जैसे होता है ना थोड़ा कॉस्मेटिक फीचर आ जाता है, तो वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो फर्क लगने लगता है कि या कोई ऐप यूज किया है क्या आपने, नहीं अभी तो मैंने ये वो मेटा पकड़ में आ जाता है मैम। एक्चुअली So- वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ AI लैब, Yeah, इट्स ओनली वन इन okay. लखनऊ, Okay. आई थिंक नॉट ओनली इन लखनऊ, नॉर्थ Yes. इंडिया का ओनली लैब, इंटेल Excellent. ने दिया है हमें। एक्सीलेंट। तो हमारे स्कूल में बच्चे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं AI में, जी, जी। और मैं भी देखती हूँ उसको, तो मुझे ये एक बड़ी चिंता सी लगी रहती है, जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं उससे, तो बच्चों का कनेक्शन और बच्चों का परसेप्शन में बदलते हुए देख रही हूँ। जी जी जी। तो जब वो उसको एक्सप्लेन करते हैं इन देयर ओन टर्म्स एंड इन देयर ओन लैंग्वेज, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा ओरिजिनल नहीं, दैट इज क्वाइट क्लियर। जैसे हमारे यहाँ CBSE स्कूल है, हमारे यहाँ 9th हमारा 10th यूपी में, बोर्ड है। हाँ 9th 10th में AI एज अ सब्जेक्ट है, बोर्ड का सब्जेक्ट है। उन्होंने AI 6th 7th 8th से चालू कर दिया है।
और वो उसका एक सिलेबस बनाया है कि टाइप्स ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई, हाउ टू जनरेट एन एआई इमेज यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। फिर आप लोग गूगल एक्सपेरिमेंट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गूगल ने बच्चों के लैब में, आपने इम्प्लीमेंट जरूर किया होगा जो आपकी फैकल्टी होगी, गूगल एआई, उसमें उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल के थ्रू भी चलते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बताता भी उसको, तो जिसके थ्रू आप ऑल फीचर्स ऑफ एआई समझा सकते हैं गूगल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। गूगल एक्सपेरिमेंट आप सर्च करिएगा, एक प्लेटफॉर्म आएगा, उसमें गूगल एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन है जो कि मदद करेंगे। जैसे सर्च फॉर अ डिवाइस, वो आप मोबाइल कैमरे से, वो बोलेगा पेन, आप सर्च करिए, अगर उसको पेन मिल गया आपके कैमरे के थ्रू तो वो कहेगा यस यू हैव गॉट इट। सो दैट टेल्स यू दैट इट इज हेल्पिंग रिकग्निशन ऑफ इमेजेस थ्रू द पावर ऑफ एआई। फिर इसी तरह से वो जानवरों की फोटो आएगा और आपसे बोलेगा आप ये कौन सा जानवर है, तो वो आइडेंटिफाई आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू कहेगा कि हाँ ये जानवर कंप्यूटर ने क्रिएट किया और ये आपने बोला, दैट मींस इट इज मैचिंग। यस, वो कह रही हैं मैम आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा मुझे लैब कौन सी है? लैब कौन सी है ये आपकी? इंटेल की लैब है। आई एम फ्रॉम भारतीय बालिका विद्यालय शाहनजफ रोड। अच्छा मैम, तो आपने जो कहा कि जो इमेज जनरेट हुई उसको एक्सप्लेन दूसरे तरीके से कर रहे हैं बच्चे, जो हमें को समझने में दिक्कत आ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ डिजिटल इमेज आ रही है, टिपिकल इमेज आ रही है। करेक्ट। तो बच्चे ने जो अपने कन्वेंशनल फॉर्म में पढ़ा या जो उसकी बुक्स में है या जो उसको टीचर ने बताया, दैट वन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इमेज ही इज गेटिंग। आर्टिफिशियल इमेज हो गई, आर्टिफिशियल इमेज हो गई। सर एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि हम लोग, हर व्यक्ति अपने आप में सीखने की कोशिश कर रहा है, बट ये सत्य है कि A to Z हम में से, हमारी उम्र छोटी है, हम नहीं पता लगा पाएंगे एवरीथिंग अबाउट एआई। आई एम गोइंग, मैं पागल हुआ जा रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। पिछले मार्च में मैंने ChatGPT का अकाउंट बनाया और इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं हर 2 दिन पे। अभी 1 महीने पहले 4O आया था ChatGPT का, 4O ओमनी वर्जन। 3 दिन पहले 4O मिनी आ गया, मुझे पता कल शाम को लगा। इतनी तेज़ी से बदल रही है। तो एक चीज़ तो सत्य है, हम में से कोई भी बची हुई ज़िंदगी में पूरा नहीं पता लगा पाएगा। तो हम सबको मिल के चलना है। जो आज ग्रुप बैठा है ना, मैं बड़ा खुश हूँ। सर ने क्यों ये प्रोग्राम रखा मुझे नहीं पता नहीं। मैडम, अकेले आपके पास सारे आंसर नहीं होंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं, सारे प्रिंसिपल टीचर आपस में बैठें, खुद सीखें और आपस में अपने दुख शिकवे, सब ग्रुप वर्क बहुत ज़रूरी है। चाहे सर फॉर्मुलेट वो एक सेंट्रल लेवल पे कुछ प्लान बना पाए, नहीं, आपको लोकली एक दूसरे का असिस्टेंस लेना पड़ेगा। जैसे घर में जब प्रॉब्लम होती थी तो जब जॉइंट फैमिली थी, सब लोग मिल बैठ के सॉल्व करते थे। हमें इन सबको आपस में सीखना पड़ेगा एक दूसरे से। आप कुछ और सीखो, हम कुछ और सीखें, आप कुछ और सीखो, फिर मिल के एक दूसरे से शेयर करें। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता, बिल्कुल सिखा सकता है। अभी सर एक लेमैन की तरह है हम लोग एआई में, और एक हिंदी मीडियम स्कूल में इतने हाई लेवल पे चीज़ों की बात तो बाद में होगी। बधाई आपको। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम लोग यूपी बोर्ड में इसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट, तो बस मेरा एक ये सजेशन होगा कि अगर एआई का सिलेबस बनता है, करिकुलम बनता है, तो उसमें इसके विजुअल्स को लेके थोड़ा सा जो मेरी एक बात है उसको भी, मेरी कंसर्न को समझा जाए। नहीं, आप 6th 7th 8th का देखिए सिलेबस, और 9th 10th का भी है। अब तो 11th 12th में, हाँ 11th 12th भी आ गया है CBSE का। थैंक यू। आई हैव रिटन बुक्स फॉर 9th 10th फॉर CBSE ऑन AI। थैंक यू। तो आप गूगल कर सकती हैं, यू कैन गेट मोर डिटेल्स। थैंक यू। हाँ सर, यस, उपलब्ध होने और ग्रहण होने में बहुत डिफरेंस है एआई में। हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी उपलब्ध हैं, आप लेकिन थोड़ा जैसा अपने बारे में बताइए। हम पूनम शाही, वीरांगना उदा देवी, GGIC माल से। तो चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रहण करने के लिए बच्चा तैयार है। कभी वो गलत ग्रहण कर ले रहा है, कभी कभी वो रिजिड हो रहा है। जैसे मेरी बेटी CBSE में है, वो जब 11th में थी, रोज़ आके हमसे बहस करती थी, मम्मी ICSE वाले बच्चे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, मुझे पेन से करना पड़ता है। उसको हमको तमाम सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाने पड़ते थे, बेटा आज वर्ल्ड में CEO भारत के इसीलिए हैं कि हमने कल कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, उंगलियों पे गिना। ये मैं नहीं करी, सर्वे की बात है कि कैलकुलेटर का यूज हमने कम किया, तो हमने अपने ब्रेन को शार्पन किया। और AI के यूज में, जैसा JD सर ने कहा कि ये संभावना बनेगी कि हम शार्पन नहीं कर पाएंगे ब्रेन को,
जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन साइंटिफिकली भी हम वीक होते जाएंगे, तो इस चीज़ पे एक बार ध्यान देने का जरूरत लेकिन होगा। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम कितने टूल्स यूज कर रहे हैं, और नहीं तो वो हम उन पर निर्भर हैं जिनको आता है। वही बात आ गई कि जो टीचर को एआई यूज करना आता है, हम हर बार उनकी तरफ मुड़ के देखेंगे। इससे अच्छा है कि वो गुण हम ग्रहण कर लें जल्दी से जल्दी। बस ये 100 बात में एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ, और नहीं किया तो प्रॉब्ली वो जो स्मार्ट जनरेशन है, स्मार्ट भी नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट जनरेशन जो है, वो हमको पीछे छोड़ देगी। ठीक है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। कंप्यूटर नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन एआई नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन हम उसको वो ये जो भी गुणी एग्जांपल लोग देते थे हैं वो कि हमें बेटा, रिप्लेस कर देंगे। रोबोट फिल्म देखी हो ना, जी। तो रोबोट अब समझाने के लिए बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती, तो रोबोट फिल्म में मानव ने रोबोट को बनाया है, फिर अब वो समझ गई, लेकिन दिक्कत बहुत सारी हुई थी। जी, आदरणीय हाँ, सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। मैं अपर्णा त्रिपाठी हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज से कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ। मुझे ये कहना है कि भारत विश्व गुरु की हैसियत में था, और प्राचीन भारतीय जो पुस्तक है ऋग्वेद वो भारत की है। प्राचीन जो भाषा है जिसके ऊपर आज कंप्यूटर कार्य कर रहा है वो भारत की है, और इस कारण से मुझे ये कहना अच्छा लग रहा है कि हम विश्व की किसी भी जगह की किसी भी चीज़ को अगर एडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी परिस्थितियों के और अपने देश के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि हमें विदेशी कंपनियां जो भी हेल्प कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक जो भी हेल्प कर रहा है, वो कुछ कंडीशंस हमारे ऊपर लगा दे रहा है कि आप एआई का यूज़ करिए, आप ये करिए। इससे ये हो रहा है कि हम दबाव में आकर के कार्य कर रहे हैं। हमें इस मानसिकता से भी ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पर जितने गुरुजन बैठे हुए हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका में है, क्रिएटर हैं, ये एक नई जनरेशन को पूरा तैयार कर रहे हैं। तो इनका जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा जो अभी हमने खुद से नई शिक्षा नीति पढ़ी है, उसमें कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम एआई का प्रयोग करें। उसमें ये ज़रूर है कि 6 से हम कौशल प्रधान शिक्षा शुरू करें। आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं सर, इसको। हम उसका जो बेसिक माध्यमिक वाला है कि 6 से हम कौशल विकास पर ध्यान दें। हम अपने यहाँ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा मेंशन है। सर मेरी कौशल बात, विकास का चैप्टर बहुत पहले है, लास्ट का पेज नंबर 58 to 60। जी, ये 2 पेज आप पढ़ लीजिए। एआई के बारे में है, आईटी के बारे में है, सेकेंडरी स्कूल के बारे में। सर उसमें केवल एआई और डिजिटल की मदद लेने की बात है, लेकिन इसमें थोपने की बिल्कुल बात नहीं है। जहाँ तक हमने नहीं जा रहा है, ये आप मत समझिए थोपा जा रहा है, ये आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताया जा रहा है। सर मेरी जो बात है वो पूरी सुन लीजिए। आपकी समझ गए बात। मेरी बात ये है कि जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो मुख्य जिसके ऊपर हम लोगों का माध्यमिक शिक्षा का है, वो सबसे बड़ा फोकस ये है कि हम शिक्षा को कैसे व्यवहारिक बनाएं, कैसे हम उसे और भी ज़्यादा बच्चों के लिए संप्रेषण कौशल युक्त बनाएं। क्योंकि सर माध्यमिक विद्यालयों की जो ठीक है। सर मेरी एक बात सुन लीजिए कि माध्यमिक विद्यालयों की जो परिस्थिति है, उसमें जो एक बच्चा आता है वो इतना बिलो पॉवर्टी लाइन का होता है कि उसके पास में कीबोर्ड वाला भी मोबाइल नहीं है, जो माने उसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। तो हमारे यहाँ 40 बच्चों में से 5 बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसमें भी वो बच्चों के पास नेट नहीं होता है। जब भी हम कभी अगर कोई बड़ा यूट्यूब पर भेज देते हैं, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है, मानते हैं मैम आपकी। यहाँ हम टीचर्स को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, टीचर्स को एबल बनाने की बात कर रहे हैं हम। और तो दूसरी सर बात मेरी हाँ, हमारे पास समय नहीं है मैम, हम आपसे अलग में बात कर लेंगे, प्लीज। मेरे पास बहुत विचार हैं और हम उसको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भारत की जो ये दिशा है वो गलत डायरेक्शन नहीं, गलत की बात नहीं। बड़े अच्छे विचार आपने रखे, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सर, मानसिक जो जी विकास का जो विकास डेवलपमेंट है
वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, इसलिए बहुत कोई भी नीति हम final आपको करने के लिए एक यहाँ पे देना चाहेंगे, जी। आप गूगल करिएगा स्टडी अबाउट होल इन द वॉल। जी जी होल इन द वॉल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था आज से 15 साल पहले दिल्ली में। जी हाँ, वो एक प्रोफेसर सुगाता हैं, उन्होंने किया था, आप उसको जरा पढ़िएगा। जी, बिल्कुल उसके सर। बाद साउथ अफ्रीका का एक्सपेरिमेंट है, लैपटॉप्स गिराए गए थे हेलीपैड से और उसके बाद साक्षरता हुई। जरा ये दोनों पे आप पढ़िएगा जरूर, मेरा ठीक है? ये और थैंक यू सो बहुत मच बहुत मैम। थैंक यू वेरी अभी मच। हम एक्चुअली अब हम एक इसी आधार पे आई वुड लाइक टू कंक्लूड that we have discussed fully about integration of technology. टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर ही नहीं है कि प्रिंटर लग गया, कंप्यूटर लग गया और हमारा सब कुछ कंप्यूटर से काम होने लगा। ये हमने बात की थी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें फेस रिकॉग्निशन बच्चों का, हमारा, और साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद से हम कैसे बच्चे को स्मार्ट बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं। अलेक्सा यूज़ करना भी बहुत आसान है, लेकिन हर कमांड का जवाब एलेक्सा नहीं देती है, वो आपको स्मार्टली बोलना पड़ेगा। और यही एक ढंग है बच्चों को बोल्डनेस सिखाने का, कॉन्फिडेंस सिखाने का। और साथ ही साथ हम लोग ने कुछ ऐप्स के बारे में जानकारी ली और आगे की परिस्थिति ये रहेगी कि हम LMA की तरफ से कुछ और वेबिनार्स करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज्वाइन करें, जिसमें हम और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगर हम कोई वेबिनार करें एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? बिकॉज माथुर साहब बार बार पूछ रहे हैं, तो इतने हाथ उठे हैं तो आने चाहिए। हाँ हाँ, आप रेणु जी को मेल कर दीजिए। हाँ, तो उससे क्या होगा, हम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, जूम लिंक भेजेंगे और आप ज्वाइन करिए। हम आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बताएंगे, साथ ही साथ जितने भी हमने टेक्नोलॉजी के टर्म्स यूज़ किए हैं वो आपको उससे पूरा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और इम्प्लीमेंट कराएंगे। साथ ही साथ कैनवा हमने बताया, कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो हर टीचर का सरदर्द खत्म करेगा। कुछ भी आप बना लीजिए उसमें, canva.com, CANVA, आप जाके देखिए। नहीं तो YouTube पे कैनवा कैसे चलाएं इस पर वीडियो देखिए, वो भी किसी टीचर ने ही बनाए होंगे। खूब सारे वीडियो बने हुए हैं कैनवा के ऊपर। और अगर आप टीचर हैं तो कैनवा तो आपको आना ही चाहिए, और कोई साइंस हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए इसमें, बस आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ इनपुट्स फ्रॉम अदर पैनलिस्ट। यस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन, आई हैव ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं अपना इसमें स्किल डेवलपमेंट में था, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो या 3 या 4 मतलब थ्रू आउट यूपी से कुछ लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाना था इस कंप्यूटर लर्निंग की। तो उसमें 4-5 लोगों को बुलाया, बट आई कुड मोटिवेट ओनली 1 पर्सन। वो लोगों का एप्टीट्यूड ही नहीं था, तो वो चीज़ आज भी प्रिवेलिंग है। तो उस पॉइंट को नहीं, ऐसा है कि थैंक यू, आपके ईमेल आईडीज हमारे रिकॉर्ड में आए। ऐसा करते हैं, ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है सर। कांटेक्ट नंबर्स हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग फॉर्म कर लेंगे, तो उसी के थ्रू विल इन्फॉर्म यू। ईमेल नहीं, वो तो करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, इसमें ऐसा है कि आपने फ़ोन नंबर्स लिखे हैं, व्हाट्सएप पर हैं सब, तो उसमें हम व्हाट्सएप पर जो भी प्रोग्राम पर वो हम लिंक शेयर कर देंगे और आप लोग उसमें रजिस्टर करा सकते हैं और आपको उस लूप में लेंगे। और जो लोग आप इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने हाथ उठाए हैं या जिन्होंने नहीं भी उठाए हैं, दे कैन रजिस्टर। और जो रजिस्टर कर लेंगे, और हम डॉक्टर विवेक गुप्ता और प्रोफेसर दीपक सिंह से भी रिक्वेस्ट कर लेंगे। और आपको अगर जो ऑनलाइन सेशन, अगर आपको टाइम होगा
जिनके बारे में भी आपने ज़िक्र किया है, उनके बारे में अगर कोई भी प्रोग्राम आपके पास टाइम है और सुविधा है तो हम आप लोगों को कन्वे कर देंगे, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बेसिक नॉलेज तो उसकी मिल ही जाएगी कि कैसे उसको कर सकें। जी, एक चीज़ तो तय है कि हम सबको अपने अपने बच्चों के साथ सीखना शुरू कर देना चाहिए। हम टीचर ज़रूर हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स भी अब हमारे समकक्ष आ गए और कुछ स्टूडेंट्स हमको सिखा सकते हैं। उसके लिए हमको कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, अभी तक हम सोचते थे जो टॉप करता है वही बड़ी कंपनी में मालिक बनता है, सीईओ बनता है, उसके नीचे लोग काम करते हैं। इस समय ग्रोथ स्कूल नाम का कंपनी एक है बेंगलोर में जो पढ़ा रहा है एआई के बारे में। उसके 45% नंबर है। वो खुद के फ्री का जो 3 घंटे का प्रोग्राम देता है, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। 45% हाई स्कूल में, 45% 12th में। उससे लोग सीख रहे हैं। सीईओ आके उसकी क्लास में बैठ रहे हैं 17,000 रुपये देकर। तो ये तो अपने दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए। हाई स्कूल के बच्चे यूट्यूब चैनल चला के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये चीज़ वो नहीं रहेगी कि टॉपर है उसी को जॉब मिलेगा। तो अब कौन किससे सीख रहा है, ये दुनिया पलट हो चुकी है। इसको रियलाइज़ करने का फ़र्क है। हमको सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा। टीचर हैं तो स्टूडेंट तो लाइफ के लिए हैं ही, ये तो मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए, ऐसा है, ये बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये फ्री प्रोग्राम्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, और इसमें मेरे ख्याल से अगस्त में कोई कर सकते हैं। 2 प्रोग्राम्स अगस्त में डॉक्टर धीरज ले सकते हैं, और इसका अनाउंसमेंट हमारे ऑफिस से मिल जाएगा। जितने आपके रजिस्टर्ड ये नंबर्स हैं व्हाट्सएप पर, उस पर वो लिंक चला जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक? आपको उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर आपकी तरफ से एक जियो हो जाए तो और भी अच्छा है। मैंने ऐसे ही कहा। तो इसमें वॉलंटरी है, ऑफ कोर्स, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं हो रहा। लेकिन तो अभी ख़त्म करने से पहले मैं कर्नल मिश्रा से कहूँगा कि एक वोट ऑफ थैंक्स छोटा सा ज़रूर दे दें कि आप लोग आए, तकलीफ़ थी। मैं कर्नल समीर मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलएमए, आप सबको एलएमए की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए। ये एक प्रयास एलएमए की तरफ से किया गया था। जो नया एआई का एक हवा सबके मन में है, उसमें डाउट्स क्लियर करने के लिए, एंड एलएमए वाज लकी इनफ टू गेट द पैनलिस्ट लाइक प्रोफेसर गुप्ता, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर प्रदीप को, लेखा वाजपेयी जी को पैनल में लेके आने के लिए। और मैं इन सब में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने में इतना कोऑपरेशन दिया, इतना सहयोग दिया और इसको प्रत्यक्ष रूप से ऑर्गेनाइज किया। और इसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार और वीके पांडे जी का मैं एलएमए की तरफ से बहुत आभारी रहूँगा, जो इस सेशन के लिए उन्होंने सम्मति दी और सारे प्रयास, हम लोग के प्रयास सफल कराए। वंस अगेन आई लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर सच अ पेशेंट हियरिंग। और इतना आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके इसको सुना, तो यही हमारा इस चीज़ का द्योतक है कि हमारा प्रयास काफ़ी कुछ हद तक सफल रहा। और इन सब के लिए वंस अगेन आई विल से थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड टू द पार्टिसिपेंट। थैंक यू। थैंक यू कर्नल डॉक्टर मिश्रा। अभी पैनलिस्ट को आई वुड लाइक टू से थैंक यू फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ विष्णुकांत पांडे टू प्रेजेंट द बुके। बट मेरी आज इतना सब कुछ डिस्कशन हुआ ऑन एआई, तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स लिए गए फ्रॉम द पैनलिस्ट ऑल्सो। अगर हम बात करते हैं वन नेशन की, तो वाई नॉट वन एजुकेशन सिस्टम? तो ये शायद आगे पैनल डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट आगे पड़े ही ना, अगर हमारा एक ही वो रहे। So I will request V.K. Pandey to present bouquet Mr. Dheeraj Malhotra.
माथुर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पैनलिस्ट को मोमेंटो से सब जाओ। Now we'll request Mr. A.K. Mathur to present a memento Dr. Pradeep Kumar, Divisional Joint Director. Dr. Pradeep Kumar. Dr. Deepak Kumar. Miss Lekha Vajpayee. Professor Vivek Gupta. थैंक यू सो मच आज यहाँ पे इस चर्चा में इकट्ठा होने के लिए एंड होपफुली हम आपको ऑनलाइन भी सेशंस में आप हमसे मिल सकें और हम आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। थैंक यू सो मच।